हाँ जी, गुड इवनिंग। इतने राजी कैसे हो रहे हो आप लोग मेरे को देख के? ये तो अच्छी बात है यार, इतने खुश हुए तुम। मतलब तुमने इतने कहानी की वीडियो देख रखे हैं, इतने निकम्मे ठाले थे तुम, इतने दिन तक जिंदगी में और कुछ भी नहीं कर रहे थे। चल आज नया बैच है आपका, दिवाली की छुट्टियां वुट्टियां मना के आए हो घर पे। अब आगे होली तक कोई छुट्टी नहीं होगी या जरूरत पड़ेगी बीच में? नहीं पड़ेगी, पढ़ाई कर लोगे। अब तो छुट्टियों से आए हो, वरना क्या होता है कई बार बैच शुरू होता है बीच में, फिर 2-1 महीने लगातार छुट्टियां नहीं आती है, फिर बच्चे बीच बीच में कहते हैं सर कपड़े धोने हैं। वैसे छुट्टियां तो नहीं मांगोगे आप? चलो फिर, हाँ मैं कब आऊंगा? होली पे। गब्बर सिंह की तरह होली कब है? तब। छुट्टियां मजदूरों की किस बात की छुट्टियां होती है? और आपकी हालत तो मजदूरों से भी खराब ही है। मजदूरों के पास रोजगार तो होता है, अपने पास तो कोई रोजगार भी, लेकिन किसी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं है। अब हमेशा पढ़ाई पढ़ाई, और ले देके आदत रविवार मिलेगा, एक आदत संडे मिलेगा, वो भी इस टेंशन में निकल जाता है कि मंडे को टेस्ट होता है, तो सारे दिन पढ़ने में रह जाता है। हालांकि महीने 1.5 महीने बाद में कई बच्चों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और उनको ये समझ में आ जाता है कि दुनिया पितल दी है, कोई ज्यादा लेना देना है टेस्ट तो है, हम संडे एंजॉय करेंगे भाई साहब, टेस्ट नहीं देंगे और क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो वो बात अलग है भाई, कोई वैसा कर ले तो। बाकी तो जिनको टेस्ट की चिंता रहेगी वो तो बाद में संडे को भी एंजॉय तो नहीं कर पाएगा, संडे को भी उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। होता क्या है कि अभी जब हम बैच शुरू करते हैं तो आज पहले ज्योग्राफी क्लास में मैम आए थे मेरे से, इकोनॉमिक है ना, इकोनॉमिक क्लास हुई, तो ऐसे इकोनॉमिक क्लास हुई, अब मेरी क्लास होगी तो मंडे आएगा, अभी 5 दिन गुजरेंगे, 5 दिन बाद मंडे आएगा। तो सैटरडे को बच्चे पूछते हैं सर मंडे को टेस्ट होगा क्या? तो हम कहते हैं नहीं नहीं अभी नहीं होगा टेस्ट। तो पहले वहां तो कहा था कि हर मंडे को लेंगे, फीस लेते हो तब तो कहते हो, बाद में लेते नहीं हो क्या? हम वापस होते पोलाइटनेस हम्बलनेस के साथ कहते हैं नहीं नहीं अभी 1-2 संडे मंडे के बाद होगा, थोड़ा सिलेबस हो जाए तब तो पक्का होगा क्या, या गोलियां देते हो? नहीं नहीं हम टेस्ट लेंगे, पक्का लेंगे। 15-20 दिन बाद हम टेस्ट लेते हैं, हम कहते हैं कि यार टेस्ट देना है, सारे के सारे बच्चे जोश में सर सिलेबस बता दो कहां से कहां तक आएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, कितने क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू वाले आएंगे या लिखने पड़ेंगे, पूरी जानकारी लेके। और जितने बच्चे क्लास में बैठे होते हैं सारे के सारे टेस्ट देते हैं। पेपर हो गया अगले दिन, फिर वैसे इस पेपर को सॉल्व करवाओ, 100 क्वेश्चन आए थे उनमें से 15 तो हमें आ ही नहीं रहे थे, 15 आपने बाहर से पूछ लिए, फिर आपको तो नोट्स ही पढ़ने चाहिए, फिर ये 15 क्वेश्चन कहां से करेंगे? हम उसको सॉल्व करवाते हैं। इसकी अभी आंसर की क्यों नहीं लगी, आंसर की में गलत क्यों लगा दिए, नंबर क्यों नहीं आए, नंबर भी अपने स्टेटस पे भी लगा के रखता है बंदा की, यस इस बार अपनी ये रैंक आ गई। फिर 2-3 बार टेस्ट देने के बाद में उसको समझ में आ जाता है कि भाई साहब सब मोह माया है। कुछ भी रखा हुआ नहीं है। फिर तो मैं कई क्लासों में सुनाता ही हूँ कि जैसे मान लो आपकी क्लास में बच्चे हैं 500, किसी क्लास में 500 बच्चे हैं, हम पेपर छपवाते हैं 500, क्लास में पेपर बांटते हैं तो पेपर बांटते हैं 400, कि 100 तो पहले दिन ही मान लेते हैं भाई आज 2 घंटे क्लास नहीं जाना आपने। 400 में से जब कॉपियां वापस लेते हैं तो हमारे पास कॉपियां आती है 350। 50 को पेपर देते समय एहसास होता है कोई लेना देना नहीं है इन चीजों में। जो 350 कॉपियां आती है उनमें 50 पे नाम लिखे हुए थे, मोहम्मद बिन तुगलक, रानी पद्मावती, है ना, अलाउद्दीन खिलजी, रानी कर्मावती, महाराणा सांगा, गोहिलादित्य सिंह, अलग अलग प्रकार के नाम होते हैं। अब हम क्या करते हैं, कई बार कभी कभी ऐसा कर लेते हैं कि शुरुआत के टेस्ट होते हैं, भाई टॉप 5 कौन है, नाम पढ़ के सुनाते हैं, राकेश कुमार, अजय कुमार, सुमन, प्रियंका, विजय कुमार, जो भी 5 नाम हो उन 5 नाम बोले। तो कई बार बच्चे जिनके नंबर अच्छे आ रहे हो तो सर लास्ट 5 के भी सुनाओ, सबसे लास्ट में कौन है उनके भी बताओ। तो मैं कहता हूँ रहने दो यार, क्या करोगे लास्ट 5? नहीं नहीं सर बताओ कौन है। मैं सबसे लास्ट में मोहम्मद गोरी है। अब बच्चे पूछते हैं सर मोहम्मद गोरी कौन है, मैं पूछता हूं यार मोहम्मद गोरी कौन है, और मोहम्मद गोरी मुस्कुराता है। नंबर -12 है मोहम्मद गोरी के। थोड़े दिन है जी,
आप में भी जोश है इस प्रकार का, बरकरार रहना चाहिए। जिन लोगों में ये जो जोश होता है ये थोड़े लंबे टाइम तक चल जाता है, उनके सिलेक्शन हो जाते हैं। और जिनका लंबे टाइम तक नहीं चलता वो बाद में, ऐसा तो नहीं होता कि पढ़ाई आपको कुछ ही नहीं देती, पढ़ाई देती है। इधर सिलेक्शन नहीं होता तो किसी और एग्जाम में सिलेक्शन होता है, और एग्जाम में भी नहीं होता तो मिनक चार ढंग की चीजें सीखता ही है जी, मिनक तो बनता ही है। पर जिस ट्रैक पे वो आया था वो वाला ट्रैक तो छोड़ ही देता है। तो एडमिशन जब शुरुआत में बैच बनता है तब भारी भरकम भीड़, बैठने की जगह नहीं होती। बच्चे 3 बजे का बैच है, 1 बजे आके लाइन लगा लेते हैं। सुबह 7 बजे वाले सुबह सुबह 5 बजे आके खड़े होके बाहर खड़े हो जाते हैं। और धीरे धीरे जब लास्ट में वो बैच विदाई होती है तब उस बैच के 200-300 बच्चे कहाँ गायब होते हैं, कहाँ चले जाते हैं, हमें खुद को ही नहीं पता चलता। फिर पूछते हैं क्लास में जाके, यार भीड़ कम क्यों है? तो कोई कहता है सर रीट आ गई, तो थोड़े रीट की तरफ चले गए। किसी का बीच में ग्राम सेवक का मेंस आ जाता है, किसी की कोई हाई कोर्ट एलडीसी की वैकेंसी आ जाती है। कई लोगों को लगता है कि मैं ऑनलाइन ही पढ़ लूंगा, ऑफलाइन जाके क्या करूंगा। तो आप इसे ट्रैक तो नहीं चुकोगे, तो यूं मन में यूं धारण करके आए थे पूरे। ऐसा भी नहीं है कि घर वालों ने जबरदस्ती ठेल ठाल के भेज दिया हो, है ना। आजकल एक समस्या ये भी हुई है। पहले जब तक मेरे वाले जो एज ग्रुप में हम तैयारी कर रहे थे तो उसके अंदर यह था कि ज्यादातर लोग तैयारी करने वो आते थे जो बाकी कहीं सेलेक्ट होते ही नहीं थे, बाकी दे दवालिए कहीं हुए ही नहीं। एमए कर ली, बीएड कर ली, मास्टर के एग्जाम दे दिए, कहीं नहीं हुआ, तो अब क्या करें, तो अब आरएस दें। तो उस बंदे को लगता था यार अपने पास अब यही बचा है ले दे के, इसमें अपने को पूरी मेहनत करने की आवश्यकता है। तो फिर बंदे खूब पढ़ते थे, जुझारू रूप में पढ़ा करते थे, यूं बर्फानी बाबा बने रहते कि रूम के अंदर बैठे बैठे पढ़ाई 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 है, इसके अलावा और कोई भी लेना देना नहीं। ऐसे किस्से भी मिल जाएंगे, ऐसे लोग भी मिल जाएंगे कि उनके पास फोन ही नहीं था, 2 साल तक बिना फोन के रह गए, या फोन था तो 4 दिन तक फोन बजता ही नहीं था, पड़ा है बस, कोई लेना देना ही नहीं होता था। आपके साथ समस्या, आप शुरू यहां से कर रहे हैं, आपने दूसरे एग्जाम दिए ही नहीं, आप शुरू इस आरएस वाले एग्जाम से करते हैं, इसलिए आपके भटकाव के रास्ते ज्यादा है। आपको बीच बीच में एलडीसी आएंगे, बीच बीच के अंदर वो पटवारी वाला एग्जाम आएंगे, तो अंदर का कांस्टेबल यकायक जागता है आपका। आपको लगता है वर्दी है मेरी पहचान, आरएस में कुछ नहीं रखा है, मैं बनूंगा कांस्टेबल। तो थोड़ा सा वो अपने भटकाव के रास्ते पे नहीं जाना। तुम वीडियो बना रहे हो, इसमें फिल्टर लगाओ, बिना फिल्टर के मैं काला आता हूं, मैं ये स्वीकार नहीं करूंगा। वीडियो से कतई आपत्ति नहीं है, बनाया जाए वीडियो, पर प्लीज मेक श्योर किया जाए कि मैं किसी में भी काला नहीं हूं। ये थोड़ा सा सही है अपने। चलो चलो इकोनॉमी शुरू हुई पहले बैच में, लो आज अपने एक हिस्ट्री शुरू कर लेते हैं। सर ने थोड़ा समझाया होगा पेपर वगैरह के बारे में, तो वैसे भी नहीं बताया, चलो मैं बताता हूं, पर पता ही होगा आपको, ज्यादातर चीजें आती है आजकल। ये सब चीजें तो बची नहीं कि आपको समझाना पड़े, फिर भी मैं मोटा मोटा सा आपको बता दूं तो हम क्या पढ़ते हैं वास्तव में। तो हम कुछ प्री की बातें पढ़ते हैं, मेंस की पढ़ेंगे, साथ में किसकी पढ़ेंगे। कई बार क्या स्टूडेंट पूछता है कि सर पहले प्री पढ़ाओगे क्या, फिर मेंस पढ़ाओगे, या सर प्री और मेंस तो पढ़ाओगे लेकिन वो हमें तो वहां कहा था कि प्री मेंस ही पढ़ाएंगे, इंटरव्यू का तो कहा ही नहीं था सर, आपने कहा इंटरव्यू पढ़ाएंगे, सर इसी में होगा क्या या वो अलग से होगा क्या। वास्तव में ये एक पैकेज है, आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि इतना इतना प्री में पढ़ूंगा, इतना इतना मेंस में पढ़ूंगा और ये किस में पढ़ लूंगा। आप ये चीजें एक साथ पढ़ते हैं। अपने यहां जो प्री में पूछा जाता है वो का वो वैसा वैसा किसमें पूछ लिया जाता है, मेंस। भाई जब मेंस आपको ये कहता है कि मैं 15 वर्ड्स के क्वेश्चन पूछूंगा, तो 15 वर्ड्स का मतलब ऑब्जेक्टिव ही तो है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि महात्मा गांधी के पिता का नाम बताइए, 4 ऑप्शन दे दिए। किसी को मैं चेंज करके देता हूं महात्मा गांधी के पिता का नाम लिखिए, सेम ही तो बात है, क्या अंतर रहा है इनके अंदर, है ना। मैं प्री के अंदर कोई क्वेश्चन आता है कि दादू संप्रदाय की इनमें से कौन सी ब्रांच नहीं है। मेंस में क्वेश्चन आता है कि दादू संप्रदाय की ब्रांच के नाम बताओ, 4 ब्रांच 5 ब्रांच जितनी है उनके नाम लिख दो आप। तो अपने प्री और मेंस में तो अलग अलग करने वाली तो कोई बातें होती नहीं। इंटरव्यू की तैयारी आप ये मान लीजिए कि आज इस वेरी फर्स्ट डे से लेके जिस दिन आप कोचिंग में पास आउट हो गए, दिल्ली होगी, आमूल चूल बदलाव आएंगे आपके जीवन में।
आप यदि कर सको तो थोड़ा सा एक कोशिश करना, डायरी राइटिंग शुरू करना। क्या शुरू करनी? डायरी, डायरी लिखना। अक्सर क्या जब ये कहते हैं किसी को क्या डायरी लिखना शुरू करो, तो अपने क्या डायरी राइटिंग का वो एक निश्चित सा फॉर्मेट रहा होता है। बचपन में कभी किसी ने डायरी लिखी भी हो, स्कूल डेज के अंदर लिखी हो, तो अपने वैसे लिखते हैं, सुबह 6 बजे उठा, उठकर मैंने कोलगेट किया था, कोलगेट थोड़ी कम थी इसलिए उसको घसीट घसीट के निकाला था मैंने, उस टाइप की बातें लिख लेता है। फिर मैंने चाय पी, फिर मैं 2 घंटे पढ़ा था, मैंने इतना याद किया, इतना याद नहीं हुआ ना, ऐसा ना लिखा जाए। कुछ ऐसा कर लिया जाए कि मैं डेली की 3-4 घटनाएं लिखूंगा। आज दिन में मेरे साथ जो कुछ हुआ था उसमें से कोई 4 घटना जो है मैं डायरी के अंदर लिख लूंगा। जैसे घटना क्या, घटना ये भी हो सकती है कि आज मैं क्लास में गया, मेरा एक्सपीरियंस के सर। घटना ये भी हो सकती है कि फलाने सर ने जो ये पढ़ाया था वो मेरे कितना समझ में आया। घटना भी ये भी हो सकती है कि मेरे पास में जो बंदा बैठा था उससे मैंने बातचीत की, मुझे वो बंदा कैसा लगा। घटना ये भी हो सकती है कि मैं मेरे जिस पीजी के अंदर रह रहा हूं इसका माहौल मुझे कैसा लग रहा है। आप लिखिए, है ना। आप देखेंगे कि 2-3 महीने बाद में आपके विचारों में आमूलचूल बदलाव है। आप पहले चीजों को अलग नजरिए से देखा करते थे, अब चीजों को अलग नजरिए से देखते हैं। आप देखेंगे कि 18 महीने बाद जब कोचिंग खत्म होती है तब आपको आपके विचार देख के लगेगा कि हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। पहले मैं ऐसा सोचता ही नहीं था यार, अब मैं अलग प्रकार से सोचता हूं। ये विचारों में अंतर आना ही अपने आप में किसकी तैयारी है? आप शांत होंगे, आप धीर बनेंगे, गंभीर बनेंगे, चीजों को सोचेंगे, उनके डायमेंशन देंगे, अलग नजरिए लाएंगे, पर्सपेक्टिव बदलेगा। ये इंटरव्यू की तैयारी है। आप अपने सिलेबस उठा के देखे, जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं सबके एक जैसे होते हैं। मास्टर वाली तैयारी है उसमें भी राजस्थान जी के वैसे ही पढ़ते हैं बच्चे, आप भी वैसे ही पढ़ते हो, पटवारी ग्राम सेवक वाले टाबर भी सेम ही सेम चीजें पढ़ते हैं। फिर क्या अंतर है कि सिविल सेवा वाली तैयारी में चीजें अलग होती है, उनमें चीजें अलग होती है। अंतर ही विचार ही है। उधर विचार नाम की चीज नहीं है, उधर केवल फैक्चुअल चीजें हैं। यह है इसका यह है, यह है इसका यह है। अपने वाले में यह कि ऐसा क्यों है, ऐसा होने से क्या हो जाएगा, उसका पास्ट और उसका फ्यूचर दोनों है। ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा करने से आगे क्या घटित होगा, ये दोनों चीजें हैं। आप एक लॉन्ग जर्नी पे बात करते हैं, आप एक लंबी यात्रा पे चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं, टॉपिक को समझते हैं। ये तैयारी है। सिविल सेवा वाली तैयारी के अंदर यही अंतर आता है बंदे की जीवन में। और बंदा जब किसी भी चीज पे रुकता है, ठहरता है, विचार करता है, अपने आप थोड़े दिनों के अंदर उसके विचार या तो परिपक्व हो जाएंगे, मेच्योर हो जाएंगे, उसके जो भी थॉट्स होंगे वो या क्या होंगे, उनके अंदर चेंज आ जाएगा। ये तैयारी। इसलिए ये आप कह ही नहीं सकते कि प्री की तैयारी अलग करेंगे, मेंस की तैयारी अलग करेंगे, इंटरव्यू की तैयारी अलग करेंगे। तो आप ये मानिए कि आज यदि इकोनॉमी में आपको कुछ लिखाया गया होगा, हो सकता है उसमें से प्री में एक क्वेश्चन ना आए, हो सकता है उसमें मेंस में एक क्वेश्चन नहीं आए, पर इंटरव्यू में काम आएगा। जैसे क्या लिखवाया सर ने आज, क्या बताया होगा? हाँ, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस प्रकार की होती है, या कोई पूंजीवाद साम्यवाद वो भी पढ़ा है। मैं कहता हूं इकोनॉमी का मूल मंत्र ही वही है। वो चीज तब तक काम आएगी जब तक आप जिंदा हो। जिनको वो चीज समझ में आती कि पूंजीवाद क्या है, साम्यवाद क्या है, वो इकोनॉमी समझ जाता है। पहले जब मैं पढ़ा करता, दिलीप सर हमें ये इकोनॉमी वाला चैप्टर पढ़ाते, तो सर हमें मांग और पूर्ति एक चैप्टर पढ़ाते है ना, कि डिमांड और सप्लाई का चैप्टर। और वो चैप्टर अपना समझाने के बाद दिलीप सर कहते कि अब इकोनॉमी समाप्त है। इकोनॉमी में पढ़ने लायक चैप्टर 1 है डिमांड एंड सप्लाई, आगे तो कोर्स है, टॉपिक लिखे हुए, मैं पढ़ाऊंगा, समझाने लायक अब कोई बातें नहीं। डिमांड एंड सप्लाई समझ में आती नहीं, और इसके डिमांड एंड सप्लाई समझ में आ गई, उसके पूरी इकोनॉमी क्या आ गई, समझ में आ गई। ये बीजारोपण है। ये जो चीजें आपको धीरे 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 पता चलेगा। आज से पहले हो सकता है पूंजीवाद, साम्यवाद, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म पर अलग प्रकार से सोचते थे, अब आपके सोचने के नजरिए बदलेंगे। अब आप चीजों के अंदर पॉजिटिवनेस देखना शुरू करोगे। अब आपको समझ में आएगा कि नहीं यार, इतने सालों तक हमने किसी भी सरकार को गाली निकाली होगी कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तो हमने कांग्रेस की धज्जियां उड़ाई, बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो हमने बीजेपी की धज्जियां उड़ाई। अब आप समझने लगोगे, सोचने लगोगे, ना, सरकारी अधिकारी बनना है इसलिए सरकार की योजनाओं में कमियां नहीं निकालनी, उनके पॉजिटिव पक्ष देखने हैं, ताकि इंटरव्यू में जब पूछा जाए कि इस योजना के बारे में तुम्हारा क्या कहना, आपको साहब फर्जी है, क्यों शुरू कर दी थी ये नहीं समझ में आया, लूट लूट खा गए साहब सारे के सारे। इंटरव्यू लेने वाले को लगता है कि इसका काम योजना बनाना नहीं है, इसका काम योजना लागू करना है।
जब ये योजना को लागू करने से पहले इतना नेगेटिव है, तो जब वो सीट पे बैठेगा तब इसका तो कोई लेना देना ही नहीं होगा। यदि तुझे इतनी कमियां लगती है, फिर चुनाव लड़, सिस्टम में घुस और नीतियां चेंज कर ले। अभी काम नीतियों का इंप्लीमेंटेशन करना है, अधिकतम लोगों तक अधिकतम लाभ पहुंचाना है। अच्छी बुरी तुम्हें नहीं देखनी, अच्छी चीजें जो उसके अंदर है उनको लाभ पहुंचाया जाए। ये चीजें एक दिन के अंदर तैयार नहीं होती, स्नेह स्नेह धीरे धीरे ग्रेजुअली हम सीखते हैं इनके माध्यम से। वो इंटरव्यू की तैयारी, ये का ये प्री और मेंस वाला है। हम जो चीजें पढ़ते हैं वो अपने प्री में भी काम आ जाती है और साथ में किस में काम आ जाती है, मेंस। फिर भी बड़े तौर पर मैं कहूं तो 5 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस। कौन कौन से 5 सब्जेक्ट हो गए? हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस। ये 5 वो सब्जेक्ट हैं जो प्री में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। इसलिए अपने कोशिश ये रहती है हमेशा कि यार ये वाले कर ले बहुत ढंग से, ये इतने ढंग से कर ले कि प्री तो अटके ही नहीं, प्री तो पास हो ही जाए। और जिस दिन प्री पास हो उस दिन हम ये कह सकें कि मेंस होता है 800 नंबर का। कितने नंबर का होता है? 350 की तैयारी तो कर रखी है, 70 नंबर के आते हैं। कोई 75-65 का हो जाए, पर 70 का एवरेज लेके चले, 70 पंजे 350 हो गए कि 350 की तैयारी तो अपनी कंप्लीट है। इसका मतलब अपने कितना पढ़ना है? आधा ही मान लो, 400 कर दो। जो बच्चे ये कहते हैं हमें केवल प्री प्री पढ़ना है, वो जिस दिन प्री दे देंगे, पहली बात तो संभावना ये है कि प्री पास करने की संभावना ही कम है। दूसरी संभावना ये है कि प्री पास करते ही जिस दिन मेंस, आज मैं प्री पास हो रहा हूं कि मान लो मैं प्री का पेपर देकर यार मुझे लगा मेरे 90 नंबर आ जाएंगे, और मुझे लगा पिछली बार कट ऑफ 84 गई थी, 2-4 बढ़ भी गई तो 86-87 जाएगी, 90 में तो अपने सेफ है, मेंस की तैयारी करें। तो मेरे सामने अगली चिंता ये है कि मुझे अब कितने नंबर का पढ़ना है। मैं जानता हूं कि मेरा एक साथी है, उसको कितने का पढ़ना है। आप उसके मुकाबले में थोड़ा सा आगे, कंपटीशन में इतना ही फर्क होता है कि आप थोड़ा सा आगे चल रहे हो, एक थोड़ा सा आपके पीछे चल रहे हो। फिर क्या होता है, कई बार तो थोड़ा ठीक हो जाता है कि आरपीसी प्री और मेंस के बीच में टाइम दे देती है, और प्री मेंस के बीच में टाइम मिल गया, 6 महीने मिल गए, 8 महीने मिल गए, तो फिर भी ये बंदा जो है बराबर आने की कोशिश कर लेता है। कई बार ये होता है कि आरपीसी कहती है हम तो 3 महीने बाद लेंगे, कि प्री हुआ इसके 3 महीने बाद क्या लेंगे, मेंस। इसलिए यदि आप कभी मेंस देने जाएंगे ना आप, तब आप देखेंगे कि एक कमरे में 24 सीट है, 13 ही आए, 11 गायब है। तो आपको लगा किसी बंदे ने प्री पास किया फिर मेंस देने क्यों नहीं आया? क्योंकि वो ये है, क्योंकि जिस दिन उसको ये पता चला कि अब मेंस में 3 महीने ही है, उसने उस दिन हथियार डाले। उसको लगा कि अब मैं अगले मेंस की तैयारी में लगता हूं, क्योंकि उसमें 2 साल है, अगली वैकेंसी आएगी तब दूंगा, तब मैं उसकी तैयारी में लगूंगा। इसलिए हम यहां स्प्रिंग बोर्ड में हमेशा नोटिस ही करेंगे, बिना वैकेंसी के हम यहां कभी प्री का बैच बनाते ही नहीं। यहां जितने बैच चल रहे हैं इस समय कोचिंग के अंदर, वो सारे फाउंडेशन बैच हैं। फाउंडेशन का मतलब है प्री कम मेंस, मतलब उसमें प्री भी पढ़ाया जाएगा, साथ में क्या पढ़ाया जाएगा। क्योंकि इस बात को विद्यार्थी भी समझता है, हम ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं कि इस तैयारी को प्री और मेंस में अलग अलग बांटा नहीं जा सकता। हाँ, वैकेंसी जब आती है तब हम प्री के बैच चलाते हैं। आपका यह भी सवाल हो सकता है कि सर तब प्री का बैच क्यों चला देते? तो ये बाजार है। हमें पता है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे आएंगे जो कहेंगे कि नहीं प्री की वैकेंसी आएगी तब ही पढ़ेंगे, अपने नहीं पढ़ाएंगे तो और किसी के पास जाके पढ़ेंगे, और किसी के पास तो नहीं पढ़ने देंगे, अपने ही लाएंगे उनको। उनको जब पैसे देने ही हैं तो दूसरों को क्यों देने दें, अपने लेंगे उनसे पैसे। पर मैं रिजल्ट जब भी देखता हूं तब मैं देखता हूं कि यार फाइनल सेलेक्ट कितने लोग हुए, किस बैच से हुए। तब पिछला जो रिजल्ट था हमने देखा कि फाउंडेशन बैच वाले जो बच्चे थे वो ज्यादा सेलेक्ट। हमारा यहाँ लाल कोठी आने के बाद में पहला जो फाउंडेशन बैच था तो PCM 5 था। PCM 5 नाम से, आप बोला PCM 8 है जैसे, उस टाइम का जो PCM 5, उस साल का जो PCM 5 बैच था, उस बैच में कई एक बेंच पे बैठे हुए सारे के सारे लोग सिलेक्ट हो गए कि एक बेंच पे 5 जने बैठते थे और 5 के 5 सिलेक्ट थे। और सारे बैच के अंदर यूं मिलेगा कि यार इस बैच के अंदर ये 4 दोस्त एक साथ आते थे, ये हो गए, वो 4 एक साथ पीछे बैठते थे, वो हो गए। तो उस PCM 5 में तो ऐसे कई लोग हुए। तो उन बच्चों ने तो बाकायदा वैसे आके और कहा कि सर हमारा जो रूम है इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए, और हमारी जो बेंच है इनको भी राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। हम चूंकि सारे कैपिटलिस्ट लोग हैं तो हमारे दिमाग में दूसरी बात है,
और हमने कहा यार क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम कहेंगे इस बेंच पे बैठने वालों को सिलेक्शन होती है इसलिए फीस ज्यादा है। तो कुल मिला कहने की बात वही है कि ये साथ साथ में पढ़ेंगे तब चीजें इजी गोइंग हो जाएगी, और अलग अलग करने का प्रयास करेंगे चीजें टफ हो जाएगी। ऐसा नहीं कि इन लोगों के सिलेक्शन ही नहीं होते, इनके भी होते हैं। शिवाक्षी खांडल जो पिछली बार 4th रैंक थी, थर्ड, हाँ थर्ड रैंक थी। शिवाक्षी के इसका फॉर्म भरा हुआ, वो एक वैकेंसी थी ना फॉरेस्ट विभाग वाली वैकेंसी थी, एसीएफ ना, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, तो उनकी वो उधर से वो भर दिया, फॉर्म भर दिया। तो किसी से पूछा भाई कि इसमें मैं सब्जेक्ट तो पढ़ लूंगी लेकिन ये जीके का क्या किया जाए, तो कहा जीके में भाई स्प्रिंग बोर्ड में जीके अच्छा पढ़ाते हैं, और जो आरएस का सिलेबस है वैसा का वैसा लगभग एसीएफ का सिलेबस है। तो लगा कि यार स्प्रिंग बोर्ड में आरएस का बैच ज्वाइन करते हैं तो जीके कर लेंगे, आरएस देना नहीं है, देना तो कौन सा एग्जाम है, एसीएफ। यहां आके ज्वाइन किया, 2-4 दिन पढ़े तो लगा यार चीजें तो इजी है, मेरे समझ में भी आ रही है, मेरे से याद भी हो रही है। कोई प्री की वैकेंसी आने वाली थी, आ गई थी, तब हमने वो बैच शुरू किया था, तो फॉर्म भरे जा रहे थे, आसपास वाले फॉर्म भर रहे थे, तो पूछा आप भरोगे, चलो मैं ही भर देती हूँ, प्री पास हो गया। प्री और मेंस के बीच में थोड़ा ठीक टाइम मिल गया, मेंस पास हो गया, 3rd रैंक ही आ गई। तो ऐसा भी नहीं कि भाई इधर से होते ही नहीं, पर इन लोगों को थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े, आप थोड़े इजी गोइंग के अंदर जाके वो सब चीजें कर लेते हैं। तो कौन कौन से 5 सब्जेक्ट हो गए, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, और ये वाले 5 प्री में भी आएंगे और किस में आएंगे, मेंस। प्री में 2 चीजें और आती है अपने, एक मैथ्स, एक रीजनिंग। ये प्री में तो आती है लेकिन मेंस के अंदर नहीं आती, पर ये पढ़नी है अपने को, अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि जिन लोगों के मैथ्स रीजनिंग थोड़ी भी ठीक हो जाती है ना, उनकी प्री पास करने में थोड़ी सरलता रहती है, आराम से प्री पास हो जाता है। क्योंकि मैथ्स रीजनिंग वो सीधा सीधा है कि भाई या तो सवाल आ रहा है या सवाल, उसमें ये नहीं है कि सर मैं 2 में कंफ्यूज था, है ना, तुक्के मारने वाला, वैसा नहीं, आपने मिलाया हो गया तो 2 नंबर आ गए, नहीं हुआ तो 2 नंबर नहीं। रीजनिंग के सवाल तो सबसे हो ही जाते हैं, रीजनिंग में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। कई बार कोई बच्चा खुद घबरा के ही कर दे कि भाई नहीं मुझे तो अंकों से डर लगता है, तारे जमीन पे टाइप की हालत रहती है, तो भले ही ना पढ़े। बाकी तो मुझे लगता है रीजनिंग भी कोई पढ़ने का सब्जेक्ट होता है क्या। उसने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो मेरे पिता के भाई के मामा के साले का बेटा लगता है, तो अब उसका और उसका क्या संबंध आपस में बताइए। बंदा खुद पे भी लेके करे तो भी हो जाए। या सवाल वैसे आते हैं, मैं दाईं तरफ मुंह करके अपने घर से 4 किलोमीटर चला, उसके बाद राइट दिशा में मुड़ गया, 2 किलोमीटर चला, अब वापस में 4 किलोमीटर आ गया, बताऊं मैं कहां पे हूं, तो घर के बराबर ही है, और तो कहां पर जाएगा तू। तो आप खुद ही यूं बना के करते हैं तो आ जाते हैं। तो रीजनिंग वाले सवाल तो हो भी जाते हैं बहुत इजीली। मैथ्स से डर लगता ही है हमें, मैथ्स और अंग्रेजी 2 ऐसे सब्जेक्ट रहे होते हैं कि ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले तो अपने को पहले ही लगता है कि शेर आ जाए तो ना डरे एक बार, पर गणित अंग्रेजी से अपने को डर लगता है। पर मैथ्स में थोड़ा सा यदि आप दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा उसके अंदर एफर्ट डालोगे, वो सवाल भी होते हैं कि 8-10 सवाल आते हैं। यदि किसी से 8 मैथ्स वाले जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं ये सारे के सारे कर जाते हैं उनको, और ये जो नहीं है तो उन बच्चों के भी उसके अंदर नंबर आते हैं। प्री में पिछली बार कट ऑफ थी जैसे 84, तो इसका क्या मतलब, जिनको आती और नहीं आती उसका बता। तो एक बच्ची मेरे से अभी 6-7 महीने पहले की बात है, ऑफिस के अंदर आई, उसने कहा सर मैंने मेंस दिया था पर मेंस सर इतना अच्छा नहीं गया, मुझे लगता है कि बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, घर पे भी थोड़ी बीमारियां चल रही थी, मैं घर पे वापस चली गई, सर मुझे वापस देना है, तो मुझे बताओ क्या पढ़ूं क्या पढ़ूं क्या पढ़ूं। तो मैंने यूं पूछा कि भाई प्री में कितने नंबर थे, कई बार क्या होता है बच्चे की कट ऑफ गई थी मान लो 79 लड़कियों की, और प्री में नंबर आए होते हैं 81। फिर उसको कहते हैं यार प्री पे तो ध्यान दे, क्या पता इस बार प्री में लटक जाए, पिछली बार पूरा पूरा ही हुआ था। और किसी बच्चे के प्री में नंबर आ रखे हैं 115, तो अपने कहते हैं भाई प्री पे तो ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, तो रिटर्न प्रैक्टिस कर, पिछली बार जो कमी रहेगी उनको सुधार ले, डेली आंसर लिख के ला और मैं तुम्हारे आंसर चेक कर लूंगा। तो उस बच्चे ने मेरे कहा कि मेरे प्री में नंबर है 131, 79 कट ऑफ, उसके नंबर कितने 131। तो मुझे लगा झूठ बोल रही है, 131 बहुत भयंकर नंबर होते हैं यार, 79 कट ऑफ जा रही, 50 नंबर ज्यादा आप कट ऑफ से। वो एकदम टाबर सी और लगे। तो मैंने पूछा तुम क्या कर रही हो अभी, तो उसने कहा सर मेरी बीएससी कंप्लीट हुई है, जस्ट 21 साल एज, वो पूरी पूरी हो ही रही थी, मैंने दिया बीएससी भी 1 साल हुआ है बीएससी के। सच में तुम्हारे 131 नंबर थे? उसने मार्कशीट निकाल के दिखाई, मोबाइल में मार्कशीट पड़ी थी, बाकायदा 131 नंबर है। कैसे लाई तुम 131? तो उसने कहा सर मैं बीएससी की भी स्टूडेंट हूं, तो मैथ्स रीजनिंग में 20 के 20 सही थे, साइंस वाले 16-17 क्वेश्चन आए थे वो लगभग सही थे, एक आधा मैंने छोड़ दिया गलत हो गया वो सही थे। करंट पढ़ के गई थी सर, तो 16-17 सवाल उधर से भी सही हो रहे थे। इकोनॉमिक सर्वे विकास सर ने क्लास में करवाया था, उधर से सही हो रहे थे।
तो सर ये 60-70 क्वेश्चन का जुगाड़ तो मेरे पास सीधा सीधा ही था, तो 100 नंबर तक तो पहुंच ही रही थी। फिर जब मैं साल भर, मैंने यहाँ 1.5 साल तक कोचिंग की थी, तो मैथ्स, सॉरी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इनके 5-5, 7-7 तो सही होने ही थे। नहीं पढ़ के जाती तो भी होते, तो सर ये तो अपने आप ही आ जाते हैं। तो मुझे लगा यार मैथ्स रीजनिंग वालों के नंबर तो ठीक आ जाते हैं। उस घटना के तीसरे चौथे दिन एक स्टूडेंट बाहर वापस मिले, तो मैंने पूछा मेंस कैसा हुआ, तो उनका ठीक हुआ है सर मेंस, उम्मीद है इस बार इंटरव्यू कॉल हो जाएगा। अब तो वो सर मैं यही पूछने के लिए आ रहा था कि अब क्या करना है। तो और सर मुझे लगता है मेंस में क्या पता नहीं होता, एक तो मेंस वाला बता दो। तो मैंने वापस उनसे सेम सवाल किया कि प्री में पिछली बार कितने नंबर थे, तो उसने कहा 128। तो मेरे दिमाग में साफ साफ आया कि बीएससी। 2 दिन पहले उस बच्ची से मैंने ये बातचीत की थी, भाई मैथ्स रीजनिंग। मैंने कहा अच्छा इंजीनियरिंग बीएससी, उसने कहा ना बीए। तो तुम्हारी मैथ्स रीजनिंग अच्छी है, उसने कहा ना छोड़ दिए थे सारे सवाल। रीजनिंग की थी, मैथ्स के तो छोड़ गया था, डर लगता है मैथ्स से। मैथ्स का तो तुम्हारे नंबर कैसे, उसने कहा बाकी सारे पढ़ गए थे। इसलिए मतलब दोनों प्रकार के लोग तो होते हैं, जिनको नहीं आती उनको भी डरने की कोई ज्यादा आवश्यकता, जिनको आती है उनको वैसे ही डरने की आवश्यकता नहीं कि यार उनके तो फायदा ही होगा। पर अपने प्रयास ही करना है कि यार आ जानी चाहिए, थोड़ा थोड़ी सबको आएगी तो भली रहेगी बात एकदम। मेंस में आएगी नहीं, प्री पास करने में यदि 3 सवालों का भी फायदा होता है, अपने 5 नंबर आते हैं तो अपने हैं, किसी दूसरे के तो है नहीं। मेंस में ये 5 सब्जेक्ट तो आने ही है, 4 बड़े सब्जेक्ट लगेंगे, एक हिंदी, एक इंग्लिश, एक पबेड, एक एथिक्स। 200 नंबर की ये, 130 नंबर की, 65 नंबर की 130 की है, 120 की हिंदी और 80 नंबर की क्या आ जाएगी इंग्लिश। 6 छोटे छोटे सब्जेक्ट आ जाते हैं, 20-20 नंबर के सब्जेक्ट आते हैं, जिन पे केवल 15 वर्ड्स के क्वेश्चन आएंगे या 50 वर्ड्स के। कहने का मतलब उनमें किसी प्रकार का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं। जैसे लॉ एक सब्जेक्ट है, जैसे मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, जैसे ऑडिटिंग एक सब्जेक्ट है, जैसे योगा एंड स्पोर्ट्स एक सब्जेक्ट है, जैसे सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है, जैसे साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है। छोटे छोटे सब्जेक्ट, छोटे छोटे नंबर, छोटे छोटे नोट्स। नोट्स से बाहर आता और नहीं उनमें कुछ, केवल वो नोट्स याद करने होते हैं। तो वो 25-30 पन्ने के नोट्स होते हैं, यदि कोई ढंग से नोट्स के घोटे मार के चला जाए तो नंबर आते हैं। पर बच्चे क्या करते हैं, नंबर कम होता है तो उधर थोड़ा एफर्ट कम डालते हैं, लगता है 20 नंबर का है इसको तो छोड़ दूं, हिस्ट्री 70 की आएगी उसको कर लूं। अब उसके ये नहीं समझ में आता, हिस्ट्री में रजिस्टर पढ़ने 4, तो जाके 70 में से नंबर आएंगे 40, इधर पन्ने पढ़ने 25, और 25 में से अब 20 में से नंबर आ जाएंगे 13-14, तो फायदे का सौदा यार। कंपेरेटिवली देख ले तो इधर थोड़ा ठीक रहेगा, अपने दोनों तरफ भी ध्यान दे लेंगे, इधर भी उधर भी दोनों तरफ ध्यान देते हैं तो हो जाता है। ये फिर 350 का वो हो ही गया, 250 नंबर के दोनों ये हो गए, ये आपके हो गया 120, 250 और 200 कितने हो गए 450, 350 का वो था, तो पूरा कामकाज कितने का हो गया अपना 800। अपने कोशिश ये करते हैं कि ये वाले जो दो हैं 200 नंबर के हिंदी इंग्लिश, ये मेंस से पहले कर ले, पहले थोड़े कर ले, पूरे ना करें पर थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ ले। जैसे हिंदी में 50 नंबर की ग्रामर होती है, ग्रामर समझते हो, संधि, पर्यायवाची, विलोम शब्द है ना, शब्दयुगम, उपसर्ग, प्रत्यय। मुझे हमेशा लगता है हिंदी की ग्रामर में पढ़ाने लायक एक ही चीज होती है, संधि। और तो क्या विलोम शब्द कैसे पढ़ाया जा सकता है भाई? सर ज्यादा से ज्यादा आपको एक लिस्ट बना के दे सकते हैं कि बच्चों ये अच्छे अच्छे से विलोम शब्द है, मुझे लगता है इनमें से पूछे जाएंगे, तुम याद कर लेना। याद तो खुद को ही करना है, ऐसा तो है नहीं कि सर आपको कह दे कि चौड़ा बाजार, वो चौड़ा रास्ता जो है वहां मार्केट में 77 नंबर की जो दुकान है वहां पे 4 पूड़ियां मिलती है, ये पी लोगे विलोम शब्द सारे याद हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता है, याद करनी है, पर्यायवाची याद करना है। अपने ऐसा कर लेंगे कि थोड़े दिनों बाद, अभी तो नहीं, अभी तो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, थोड़ा 10-15 दिन बाद अपने रवा हो जाएंगे, थोड़ी फ्रीक्वेंसी मैच होने लग जाएगी अपनी, अपने को लगेगा यार सही चल रहा है, तब अपने ऐसे कर लेंगे कि डेली शाम को आधे घंटे हिंदी या इंग्लिश को देना है। क्या करना है, यू रैंडम हिंदी वाली व्याकरण की बुक उठाई और उसमें से 20 विलोम शब्द याद कर लिया, साथ वाले को सुना दिया, अगले दिन 20 और की, अगले दिन 20 और की, तो महीने में कितने विलोम शब्द हो गए 600। इतने ही हैं, बुक में है ही नहीं। उल्टा आप जब पढ़ोगे विलोम शब्द को तब आप देखोगे कि यार यदि बुक में 600 विलोम शब्द लिखे, ऑपोजिट 600 लिखे हुए उसके अंदर, तो काम के तो 150 ही है, बाकी तो आपको आ ही रहे थे कि सत्य, सच, आकाश, पता, कि यार ये तो आ ही रहे थे। थोड़े 2-4 आपको देख के लगेंगे यार एक ये लिख दिया ऐसे,
इसका मतलब चोरी करना, उसका मतलब चोरी। उसमें देख के आपको लगेगा यार कोई ऐसा आया कि लिखा हुआ है, नॉर्मली दिमाग में लघु का आया है, पर उसमें देखा तब उसमें लिखा था क्रिस का है। यार ये थोड़ा अलग। मैं लघु करता, इसने क्या लिख रखा है यहां कि दीर्घ का मतलब होता है मोटा, काय, काय का मतलब काया शरीर, मोटा शरीर। तो जवाब में क्या आएगा? तिनके जैसा शरीर। तिनके को बोलते हैं क्रिस। तो तिनके जैसे सिंकड़ा सा, एकदम पतला सा मरा हुआ सा, अपने नहीं कहते सिंकड़ा सा हो रखा है, तिनके जैसा हो रखा है, तो क्रिस का है। तो अपने लगेगा यार ये 20 याद किए थे, उनमें से 5 ऐसे हैं जो पहले मेरे को आते नहीं थे, 15 तो आ ही रहे थे, या मैंने एक बार पढ़े तब मेरे को आ गए। तो ले दे के 10-15 दिन का खेल है, विलोम शब्द याद हो गए, अगले 15 दिन में पर्यायवाची याद कर लिए, फिर उपसर्ग उठा लिए, उधर प्रत्यय उठा लिए, शब्द युगम उठा लिए। यदि ये भी हो जाए कि यार प्री दे, तब तक अपने को ये रहेगी 50 नंबर की जो ग्रामर है ये तो कंप्लीट है। टाइम खाऊ तो यही है, बाकी तो एक 20 नंबर का ऐसे लिखना है, वो तो विचारों का सिलसिला है, थॉट प्रोसेस है। आप सीखेंगे चीजें, सीख के उसके अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। कुछ एप्लीकेशन लिखनी है आपको, कोई टेंडर लिखना, उसके अंदर मेमोरेंडम लिखना, ऐसी कोई चीजें होगी, उनका एक फिक्स फॉर्मेट होता है, टीचर समझा देगा, आप वैसा कर लेंगे, हो जाएगा। होता है क्या, स्टूडेंट सारी चीजें कर लेता है, ग्रामर के लिए स्टूडेंट सोचता है लास्ट में कर लेंगे, विलोम शब्द तो याद करने लास्ट में कर लेंगे, और लास्ट आते आते उसको लगता है यार इतने याद तो नहीं होंगे, तो मरने दो रहे, अगले अटेम्प्ट में करेंगे, अगला अटेम्प्ट देंगे उसके अंदर कर लेंगे। अपने कोशिश ये करेंगे कि यार ग्रामर वाला पोर्शन कम से कम अपने साथ साथ में हो जाए। यदि हिंदी इंग्लिश की क्लास में चल रही है तो वेल एंड गुड, हिंदी इंग्लिश वाले जो सर होंगे वो करवा ही देंगे। नहीं भी चल रही होगी तो मैं करवा दूंगा, विजय सर को कर देंगे। विजय सर इंग्लिश मीडियम है, उनको कह देंगे कि थोड़े इंग्लिश के टाबरों को इनको होमवर्क दे दो, ये घर पे पढ़ लेंगे। मैं थोड़ी हिंदी ठीक जानता हूं, मैं आपको हिंदी वाला होमवर्क दे दूंगा, पढ़ आप लेना। मरिया बिना स्वर्ग को नहीं, करने आपको ही पड़ेंगे। आप ये सोचो कि कोई करवा के दे देगा आपको, ये संभव है नहीं, एक साथ किए नहीं जा सकते, इसलिए थोड़े थोड़े धीरे धीरे साथ के अंदर कर लिए जाएंगे। तो 50 नंबर की ग्रामर हिंदी की, 20 नंबर की ग्रामर इंग्लिश की, मैं कहता हूं को 70 नंबर की भी करके तैयार रखे। 350 प्री वाले सब्जेक्ट हैं जो मेंस में वापस आएंगे, तो 420 का तो अपने पास इलाज है। कम से कम ये तो है ना कि ये 420 तो मेंस में कम पढ़ने हैं, तो अब अपने पूरा ध्यान दे पाते हैं कि अब मैं पबेड पढ़ूंगा, अब मैं एथिक्स पढ़ूंगा, अब मैं छोटे वाले सब्जेक्ट पढ़ूंगा। और यदि किसी ने प्री में ढंग से नहीं पढ़ा होता है, कि कई बच्चों को हो जाता है प्री ऐसे ही पास हो जाता है। मेरे ग्रेजुएशन के अंदर एक दोस्त रहे, अभी दोस्त, अच्छे दोस्त है मेरे, ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन करते उन्होंने बीएड कर ली, बीएड करते उनका सेकंड ग्रेड टीचर में सिलेक्शन हो गया, प्रमोशन हो गया, फर्स्ट ग्रेड हो गया। वेल इंटेलिजेंट, कि मैं मेरे लाइफ के अंदर, स्टूडेंट लाइफ के अंदर मेरे साथी जितने भी रूममेट वगैरह आसपास के रूम में जो रहे, उनमें सबसे अच्छा इंटेलिजेंट वो था हमारे। हर बार प्री पास करता, वो 2012 में प्री पास किया, 13 में प्री पास किया, 16 में प्री पास किया, 18 में प्री पास किया, पिछली बार दिया ही नहीं, उससे पहले उसने सारे प्री पास किए। वो कभी मेंस देता ही नहीं, क्योंकि प्री उसका वैसे ही हो जाता है, वो मास्टर है, तो स्कूल में 2-3 सब्जेक्ट तो पढ़ाता ही है, थोड़ी जीके अच्छी है, मैथ्स रीजनिंग थोड़ी अच्छी है, प्री बैठा बैठा निकाल लेता है। मैं उसको कहता हूं प्री हो गया, मेंस के लिए आ जा, तो कहता देख मैं जानता हूं मेरे बारे में, मेंस में पढ़ना पड़ेगा, इतनी तैयारी मेरे से तो होगी नहीं, अगली बार पक्का आ जाऊंगा, अगली बार कभी किसी का आता। तो ऐसा अपने साथ ना हो कि प्री तो निकल जाए, और प्री निकलने के बाद अपने को लगे कि यार मेंस में टाइम कम है, या मेंस का सिलेबस ज्यादा है और हमसे ये होगा नहीं। उल्टा ये लगना चाहिए कि प्री जिस दिन दिया उस दिन शाम को अपने को ये लगना चाहिए मेंस वाला तो कुछ ही नहीं, जो आना था वो प्री में आ गया, अब कुछ ही नहीं पढ़ना। क्योंकि पबेड और एथिक्स भी ऐसे सब्जेक्ट है जो नोट से बाहर कुछ ही नहीं आता। इस बार यदि पबेड वाला पेपर तो आप देख लो और नोट्स देख लो, आप तो पिछली बार के पबेड के नोट्स उठाओ जो पिछले किसी बैच में लिखवाए, तो कोई बच्चा आसपास का मिल जाएगा, तुझे पिछली बार पबेड पढ़ा था तू यहाँ के, हाँ वो नोट्स उठाओ और पिछली बार का पेपर उठा लो। लिटरली तो उस पेपर को देख के ये लगे कि जिन सर ने नोट्स लिखाए हैं उन्होंने पेपर बनाया है। उस नोट्स को देख के ये लगे कि इन सर ने पेपर आउट कर लिया, कि यही चीज क्यों पढ़ाई जो एग्जाम में आनी थी। और ज्यादातर तो यह है कि जिसके आगे इंपॉर्टेंट लिखवाया हुआ वही आए, छोटा सिलेबस है, सीधी सीधी चीजें हैं, बाहर से इधर उधर से आने की संभावना उनके अंदर होती नहीं। ये का ये सेम का सेम एथिक्स के अंदर पिछली बार हमारे साथ और बड़ा जोरदार हुआ, हमने बैच शुरू किया पबेड और एथिक्स से।
नॉर्मली हम ये करते हैं कि जैसे मैं आ जाता हूँ हिस्ट्री पढ़ाने के लिए, या हिस्ट्री के में अंदर अंदर सर है तो वो हिस्ट्री पढ़ाने के लिए इंडियन हिस्ट्री के अंदर चले जाए, तो मुझे लगता है हिस्ट्री थोड़ा एक लाइट लाइट सा सब्जेक्ट है, तो एक ये हो जाएगा। एक बच्चों को इकोनॉमी जैसा भारी भरकम सब्जेक्ट पकड़ा दो, तो थोड़े दोनों चलते रहेंगे। दोनों भारी भरकम सब्जेक्ट बच्चों को नहीं पढ़ाने यार, थोड़े तो ठीक रहेगा। मेंस वाले में हमें लगा कि नहीं यार, हिस्ट्री क्यों पढ़ानी है इनको, हिस्ट्री प्री में पढ़ा दी थी, अब वापस हिस्ट्री पढ़ा के क्यों बोर करना है इनको, इसलिए हिस्ट्री इनको लास्ट में पढ़ा देंगे। इनको तो पबेड और इथिक्स पढ़ा दी जाए। पर बच्चों के दिमाग में फिक्स पैटर्न होता है, बच्चे खूब सारी शिकायत लेके आए, हिस्ट्री तो हमारे हो ही नहीं रही। हमने खूब शिकायतें झेली और उनको पूरे बैच में हमने हिस्ट्री पढ़ाई नहीं। 3.5 महीने की कोचिंग हिस्ट्री की एक क्लास नहीं। मतलब वो मेंस वाले पिछले 2 ऐसे बैच थे जिनमें मेरी सिंगल क्लास लगी नहीं। वो बच्चे कई बार आते कि सर कभी यूं ही आ जाया करो, 2-4 डायलॉग सुनाने के लिए आ जाया करो, कभी बैच में तो आया करो। मुझे लगता है कि यार तुम्हारे मेंस है, तुम तैयारी कर रहे हो यार, बीच में आगे मैं बातें करके तुम्हारा टाइम वेस्ट करूंगा, तुम पढ़ाई कर लो। फाइनली जब पूरा सिलेबस हो गया, उनका सिलेबस हो गया, तब लास्ट में 3 दिन दिए मुझे सर ने कि 3 दिन के अंदर इनको हिस्ट्री करा दी, जितनी तरह से कराई जाए। तो शायद 2 दिन में को इंडियन हिस्ट्री की बातें करवानी थी, थोड़ी बहुत वो करवाई थी, एक दिन में को राजस्थान हिस्ट्री की बातें करवानी थी, वो करवा दी थी। 2.5-3 दिन का सा टाइम था, इतने में कर कुरा के खत्म कर दिया। सवाल इजी इजी से सवाल आते हैं, वो जो प्री में पढ़े हुए होते हैं वहीं से सवाल आते हैं। उल्टा पबेड और इथिक्स उनको ज्यादा पढ़ाई थी। बच्चों को शुरू शुरू में लग रहा था कि नहीं यार पबेड इथिक्स नहीं पढ़ेंगे, यही क्यों पढ़ा रहे हैं, वो क्यों नहीं करवा रहे। वो बच्चे लास्ट में आके सारे थैंक्स बोल रहे थे कि नहीं सर पबेड इथिक्स इस बार अच्छी आ गई। हमने इस बार वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा दी थी कोई 20 दिन। बच्चों ने आकर वर्ल्ड हिस्ट्री तो 5 नंबर की आती है सर, क्यों पढ़ा रहे होते। ये बार भगवती मेहर करती है, इस बार सबसे अधिक वर्ल्ड हिस्ट्री आई, 32 नंबर की थी। 28 या 32 नंबर, 70 नंबर का पेपर होता, आधा वही खा गई थी। तो अब जिन्होंने साथ साथ में पहले, और होता क्या शुरू में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो बच्चों के हमेशा ज्यादा याद रहते हैं। मैं हमेशा देखता हूं कि मैं राजस्थान जी के पढ़ा देता हूं, मैं जब शुरुआत में पढ़ाता हूं बच्चों से डेली याद करवाता हूं, बच्चों में जोश होता है भयंकर वाला, जोर जोर से सुनाते हैं, डेली याद भी करते हैं। और बाद में जैसे जैसे आगे वाले सब्जेक्ट आते हैं उतना जोश रहता नहीं, तो वो सब्जेक्ट उतने याद नहीं रहते। पिछली बार शुरुआत में पबेड इथिक्स पढ़ाई, पबेड इथिक्स सारे बच्चों को याद थी, वो का वो पेपर में आया तो बच्चों के पेपर भी अच्छे हो गए। तो अपने भी ये दिमाग में थोड़ा ये बातें बताने का उद्देश्य केवल इतना कि दिमाग में ये क्लियर रहे कि ऐसा नहीं करना। कई बार बच्चे मेरे को आकर कहते हैं कि सर ऐसा बता दो कि इससे प्री पास हो जाए, फिर हम आगे देख लेंगे। फिर आगे कोई कुछ ही नहीं देखा जाता। ये सारे साथ साथ में करने पड़ेंगे कि हमें प्री की भी पढ़नी पड़ेगी, हमें उसके साथ में क्या पढ़नी पड़ेगी। मतलब इवन मैं तो ये तक कह रहा हूं आपको कि हिंदी इंग्लिश की क्लास ना भी लगे तो भी हम 10 दिन बाद हिंदी इंग्लिश शुरू कर लेंगे। ये क्लास होती रहेगी, जब क्लास होगी तब देख लेंगे, क्लास में और अच्छा कर लेंगे। हिंदी इंग्लिश में वे चीजें जो अपने लेवल पर की जा सकती है, अपने तो पढ़े, क्लास के मोहताज क्यों रहे। और शाम को आधा घंटा मुझे नहीं लगता निकालना बहुत टफ हो जाता है। आपको 10-15 दिन बाद में आपको लगेगा कि नहीं सर अब टाइम मैनेज होता है, आप जो पढ़ाते हो इतने टाइम में हो जाता है। आधे घंटे शाम को मैं आराम से हिंदी इंग्लिश की ग्रामर तो इसके अंदर देख ही सकता हूँ। 10-15 मिनट हिंदी की ग्रामर देखी, 10-15 मिनट इंग्लिश वाली देखी, जितनी अपनी से भी उतनी थी। कोई ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं, 1 पन्ना हुआ 1.5 पन्ना हुआ अपना, बाद में तो आगे करना है मेंस के टाइम कर लें, पहले बड़ी चीज। अपने जैसे सबसे बड़ा सब्जेक्ट अपने में हिस्ट्री हो जाता है इनमें। फिर ये जो 5 सब्जेक्ट ये जो लगते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस लगते हैं, इन सब के अंदर राजस्थान इंक्लूड है। कि हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो इंडिया, ये वास्तव में तो 5 सब्जेक्ट मैं बताऊं तो इनमें ये है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस, इन तीनों में राजस्थान, इंडिया तीनों भागों में बंटा हुआ रहता है। साइंस को छोड़ दो कि साइंस में ऐसा विभाजन को ज्यादा नहीं कर पाएंगे, बाकी इन 4 को ले लो। हिस्ट्री, राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ो, इंडिया की हिस्ट्री पढ़ो, वर्ल्ड की हिस्ट्री पढ़ो। पॉलिटी, राजस्थान की पॉलिटी पढ़ो, इंडिया की पॉलिटी पढ़ो, वर्ल्ड की पॉलिटी पढ़ो। तो आपको लगेगा सर वर्ल्ड की पॉलिटी अपने कहां पढ़ते हैं, तो आईआर पढ़ोगे ना। तो आईआर अपने आप में क्या भारत के अमेरिका के साथ संबंध है, तो ये विदेश तो हो गया, दूसरा ही तो हो गया ना, तो वर्ल्ड हिस्ट्री होगी। इकोनॉमी, राजस्थान की इकोनॉमी पढ़ेंगे, इंडिया की इकोनॉमी पढ़ेंगे, वर्ल्ड की इकोनॉमी पढ़ेंगे। अपने फिर लगता है सर वर्ल्ड की इकोनॉमी में क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे WTO कैसे काम करता है, IMF कैसे काम करता है, वर्ल्ड बैंक कैसे काम करता है ना, पेटेंट वगैरह कैसे करवाए जाते हैं, ये सारी चीजें वर्ल्ड की तो बात होगी, अपनी बात थोड़ी है खाली। ज्योग्राफी में तो आप जानते हो राजस्थान की ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी, और इवन अपने तो साइंस में भी लिखा हुआ है कि राजस्थान की साइंस। तो अपने लगता है राजस्थान की साइंस में क्या पढ़ाएंगे अब, अपने भी तो सेव नीचे गिरा होगा। अपने ये था नहीं कि सेव ऊपर की तरफ चला गया तो गुरुत्वाकर्षण ऊपर की तरफ लग रहा है अपने। तो राजस्थान की साइंस में ये पूछ लेंगे कि हाल ही में राजस्थान के अंदर गायों में लंपी नाम की एक बीमारी देखने को मिली थी, राजस्थान सरकार द्वारा लंपी की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया गया था। टीका लगाना दवाई है, दवाई साइंस है ना, राजस्थान की साइंस है ना।
वो और पूछ लेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में मूंग की फसल के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि मूंग की फसल के अंदर एक नया कीट आने लग गया जो मूंग की पैदावार को ज्यादा होने नहीं दे रहा। उस कीट का नाम बताइए। ये कीट के नाम, और ये भी तो साइंस ही होती है ना, बोटनी जूलॉजी टाइप की बातें होती है। उन्होंने राजस्थान के संदर्भ में पूछ ली, इसलिए राजस्थान की। वो कोई वैसा पूछ लेंगे कि रावत भाटा जो है वहां से एनर्जी का इतना उत्पादन किया जा रहा है, कितने किलोवाट कितनी मेगावाट एनर्जी को और बढ़ाया जा सके। एनर्जी भी तो अपने आप साइंस का ही टॉपिक है। उन्होंने रावत भाटा के संदर्भ में पूछा, इसलिए राजस्थान वाली होगी। वर्ल्ड वाला इतना इसमें अलग से नहीं होता, अपने राजस्थान और दो होता है, बाकी इन तीनों में अलग अलग पढ़ते हैं अपने। कहने का मतलब है कि इन सब के अंदर क्या आती है आपकी, राजस्थान आती है। इसलिए प्री वाला जब पेपर होता है तो प्री के 150 क्वेश्चन आए, 55 के आसपास राजस्थान के होते हैं। आप प्लस माइनस 5 कर लो, वो 50 से 60 के बीच में हो सकता है, हो सकता है 52 हो जाए, हो सकता है 58 हो जाए, पर 55 का रेशियो लेके चलिए आप, लगभग वो 30% या 33% के आसपास जो क्वेश्चन होंगे वो केवल और केवल किसके होंगे। कहने का मतलब ये कि यदि कोई राजस्थान बहुत ढंग से पढ़ ले, क्या राजस्थान वाले ढंग से पढ़ लिए जाए, मैं ये नहीं कहता उसके 55 के 55 सवाल सही हो जाएंगे, 38-40 तो सही करे, 40 क्वेश्चन तो सही हो जाए। जिस प्री की मेरिट 84 नंबर जा रही है, 84 नंबर का मतलब है कि आपके 63 क्वेश्चन, 63 क्वेश्चन यदि आपके सही होते हैं तो आपका प्री क्या हो रहा है, पास। उसमें यदि 40 केवल एक सब्जेक्ट को पढ़ने से आते हैं तो मुझे लगता है इससे सस्ता सौदा और कुछ ही नहीं है। फिर आपके ले दे के पीछे क्वेश्चन कितने बचे, 25। 18 महीने जब पढ़े होते हो तो इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी सब पढ़े होते हो, तो बालाजी का नाम लेके भी ABCD लगाएंगे ना तो 25-26 सवाल और सही हो जाएगा। तो मेरिट ऊपर भी जाती है तो अपने को फायदा रहता है। राजस्थान इधर पढ़ी हुई रहती है तो राजस्थान उधर मेंस में वापस काम आती है, क्योंकि मेंस के पेपर में साफ साफ लिखा हुआ है कि जीके वाले तीनों पेपरों के अंदर कितने परसेंट पूछी जाएगी, 25%। इसलिए अपने भी जब यहाँ कोई बैच शुरू करते हैं तो अपना ये रहता है कि यार एक सब्जेक्ट ऐसा लगाया जाए जो इंडिया से संबंधित हो, एक ऐसा लगा लिया जाए जो किससे संबंधित हो, राजस्थान। तो इंडिया वाला विजय सर पढ़ा के गए, इकोनॉमी पढ़ाई, वो इंडियन इकोनॉमी अपने आप, नाम है इंडियन इकोनॉमी। ये तो आप हमेशा ध्यान रखना, कई बार बच्चे पूछा जाए, बाहर कोई पूछता है कि तुम्हारे क्लास में कौन सा सब्जेक्ट शुरू हुआ, तो आप कहते हो कि इकोनॉमिक्स। क्या शुरू हुई ना, इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसका हम एक पार्ट पढ़ते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी के पार्ट में से और एक पार्ट पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी। हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते, हम अर्थशास्त्र नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था भी किसकी, इंडिया की, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था। इसलिए जो पहले वाले सब्जेक्ट में जो आपने पढ़ा उसका रजिस्टर बनाओ तो उसके ऊपर कोई अर्थशास्त्र नहीं लिखेगा, तो उसके ऊपर आप लिखेंगे इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। एक साथ में बाद में क्या किया जाता है, अपने राजस्थान कर लेते हैं। तो राजस्थान वाली हिस्ट्री में तो मैं राजस्थान वाली चीजें बताता हूं। तो राजस्थान में जैसे मैं आपको ये दो चीजें पढ़ाऊंगा, एक तो हिस्ट्री और एक हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीज आती है कल्चर। कल्चर को आप हिस्ट्री से अलग कर भी नहीं सकते। कल्चर क्या होती है, डे टू डे की लाइफ में हम जो कुछ काम करते हैं, एक बड़े जनसमूह द्वारा, एक ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा जो भी काम किया जाता है वो क्या होती है, कल्चर। जैसे क्या, तो मैं आपको कहूं कि यार एक राजस्थान में ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो कौन सा त्योहार मनाते हैं, आप उसे दिवाली मनाते हैं, ये कल्चर है। आपको उसे रक्षाबंधन मनाते हैं, ये कल्चर है। मगर कौन से देवता की पूजा करते हैं, आपको तेजा जी की पूजा ज्यादा होती है, ये कल्चर है। अब उसे रामदेव जी का मेला अभी थोड़े दिन पहले भर रहा था, पैदल यात्री खूब जा रहे थे, ये कल्चर है। आपको सर ये केसरिया बालम आओ नहीं पधारो हमारे देश हर जगह गाया जाता है, ये कल्चर है। अब सर घूमर तो सब जगह ही कर रहे हैं ना अपने, ये कल्चर। आपको सर राजस्थान में कहीं चले जाओ किला सब जगह है, ये कल्चर। आपको राजस्थान में सर पुरानी किताबें खूब सारी लिखी हुई है, ये कल्चर। आपको सर राजस्थान में जयपुर वाले अलग बोली बोलते हैं, डूंगरपुर वाले अलग बोलते हैं, जोधपुर वाले अलग बोलते हैं, ये कल्चर। डे टू डे की लाइफ में एक समूह द्वारा जो कुछ काम किया जा रहा है वो क्या है, हिस्ट्री के आप सब जानते हो। जो कुछ बीत चुका है वो सारा क्या है, हिस्ट्री। हर सब्जेक्ट में होती है, ऐसा कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं जिसके अंदर हिस्ट्री नहीं होती। बिना हिस्ट्री के कोई भी सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। छोटे थे तब मैं साइंस का स्टूडेंट रहा, 11th-12th में साइंस ली, तो एक चीज बड़ी अजीब सी लगती कि सर आगे पढ़ाते कि एटम के मॉडल पढ़ाएंगे, तो कहते कि डाल्टन ने ये मॉडल दिया था, ये गलत है। फिर रदरफोर्ड ने ये मॉडल दिया था, ये गलत था। तो गलत पढ़ाए क्यों, क्योंकि जब तक गलत नहीं पढ़ेंगे सही वाला होगा नहीं, इसलिए गलत भी पढ़ने पड़ते। क्वेश्चन आता कि परमाणु के तमाम मॉडल का व्याख्या कीजिए, तो तीनों लिखते। हम कभी नहीं कहते कि दो नहीं लिखेंगे, वो दो दो साफ साफ गलत।
ज्योग्राफी पढ़ते हैं कि भाई धरती कैसे बनी, इस पृथ्वी का विकास कैसे हुआ। कई अलग पढ़ते हैं कि प्लेटें खिसक गई थी। फिर आपने कहते हैं कि झूठ है, कोई खिसकी नहीं, प्लेटें प्लेटें उधर ही या कोई दूसरा, हम कहते हैं सही है, कोई कहता सही है, कोई कहता गलत। फिर एक दूसरा सिद्धांत पढ़ा। फिर फाइनली हमने कहा कि यार बिग बैंग है, बिग बैंग से ऐसा कुछ हुआ था। तो फिर पहले वाले दो क्यों पढ़े, फिर डायरेक्ट यही पढ़ लेते अपने, क्योंकि वो उसकी क्या है, हिस्ट्री। हिस्ट्री सब्जेक्ट में उसी प्रकार है जैसे घर के अंदर दादा दादी। कई बार कोई बच्चा मेरे को आ कहता है सर क्यों पढ़ना है, मरमुरा के खपखुपा के उन लोगों के बारे में क्यों बताते रहते हो। फिर मुझे लगता है घर में दादा दादी को घर पे जाते कहना चाहिए रवाना बस खूब जी लिए भाई साहब, क्या करना है, आज शाम को मैं दूध में मिला के देता हूं कुछ ना कुछ, काम तो आ नहीं रहे कुछ आप, अब तो आप बस समय हो चुका है आपका, यहां से पधारिए। आप नहीं कहते ना अपना ऐसा, उल्टा अपने को लगता है कि इनसे अपने को कुछ ना कुछ सीखने को मिल सकता है। हिस्ट्री वही है, तो आपको सिखाती है खूब सारी चीजें। तो अपने दोनों चीजें पढ़ेंगे, राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ेंगे और राजस्थान की क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ के जब कल्चर पढ़ते हैं थोड़ी इजी हो जाती है, क्योंकि कल्चर में चीजें हिस्ट्री से जुड़ी हुई रहती है। मैं जब ये बताता हूं कि जोधपुर में एक डांस होता है घुड़ला, कौन सा डांस होता है, और मैं कहूं कि जोधपुर के राजा सातल की याद में किया जाता है, तो मैं यदि सीधा घुड़ला पढ़ाऊं तो मुझे सातल बताना पड़े, सातल कौन है, राजा कौन होते हैं ये भी बताना पड़े। थोड़ा थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी हुई रहती है तो आपके दिमाग में रहता है हाँ सर हम समझ गए, आप तो आगे पढ़ो, सातल की याद में क्या जाता है हम अपने आप ही समझ जाएंगे। तो हिस्ट्री कल्चर जुड़े वैसे रहते हैं थोड़े आपस के अंदर। किले पढ़ाने होते हैं तो मैं कहूं कि चित्तौड़ का किला फलाने आदमी ने बनाया था, तो फलाने आदमी के बारे में पता तो कि फलाना आदमी कौन था, उसके बारे में पता ही नहीं होगा तो वो कैसे पढ़ा दिया जाएगा आपको। तो पहले हम हिस्ट्री पढ़ेंगे और बाद में क्या पढ़ेंगे। अच्छा तो क्या हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है केवल, तो हम कहते हैं ना भाई, हिस्ट्री भी 3 समूह में बंटी हुई है। एक समूह कौन सा है, तो हम कहते हैं एक समूह है एंशियंट, हम कहते हैं एक समूह है मिडिवल, हम कहते हैं एक समूह कौन सा है मॉडर्न। इन 3 के अंदर बंटा हुआ है। किसने बांट दिया, क्यों बांट दिया, ऐसा इसी में क्यों बांटते हैं, और कोई तरीका क्यों नहीं है हमारे पास बांटने का। अपनी हिस्ट्री लिख के गए अंग्रेज, पूरे देश की हिस्ट्री एक साथ लिखने का काम किसी ने किया, तो वो किसने किया, भाई। इससे पहले आपको ये तो मानना पड़ेगा कि देश पूरी तरीके से एकजुट नहीं था, अलग अलग राज्य थे, तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग हिस्ट्री, मेवाड़ की हिस्ट्री अलग, मारवाड़ की अलग, हैदराबाद की अलग, पटियाला की अलग और भोपाल की अलग। अंग्रेजों ने जब आके पूरे को एक साथ करने की कोशिश की तो उन्होंने बाद में पूरे भारत की हिस्ट्री लिखवानी शुरू कर ली कि भाई लिख लीजिए। तो उनके दिक्कत हुई कि भारत की पूरी की लिखें कैसे, इसको किस में बांटा जाए। तो उनका एक इतिहासकार हुआ मील, कौन सा इतिहासकार था, उसने एक अंदाजा सा लगाया, उसने कुछ नाम देखे भारत में कि राजाओं के नाम है महापद्मनंद, घनानंद, पुलकेशिन, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन, कुछ लोगों के नाम है कालिदास, विशाख दत्त, पुस्तकों के नाम है मुद्रा राक्षस, रघुवंश, काव्यम, हर्षचरित। लगा ये सारे एक जैसे से नाम है कुछ। वो थोड़ा जब आगे बढ़ा तो उसने देखे कि नाम थोड़े चेंज हो रहे हैं, और नाम आ रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फतुहुस सलातीन, अबू बकर इसामी, ताजुल मासिर, हसन निजामी, मुंतखबुल लुआब, मुंतखबुत तवारीख, अब्दुल कादिर बदायूनी। उसको लगा हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, तो उसने कहा ये जो पुराना हिस्ट्री थी ये तो प्राचीन काल है, अब जो मैंने बताया ये मध्यकाल। उसने कहा जब हिंदुओं ने राज किया था वो प्राचीन काल है, जब मुस्लिम राज करने लग गए थे वो मिडिवल। तो फिर मॉडर्न कौन सा, उसने कहा जब हम आए, जब तक अंग्रेज नहीं आए थे तुम्हारा देश मॉडर्न नहीं था, हम जब आए तुम्हें हमने पेंट पहननी सिखाई, पहले पूरी जिंदगी तुम्हारे डोकरों की धोतियों के अंदर गुजर गई थी, है ना। हमने आगे तुम्हें कपड़े दिए, अच्छे कपड़े पहने सिखाए, हमने आगे तुम्हें बिजली दी, हमने आगे तुम्हें रेलवे दिया, हमने आगे तुम्हें टेलीफोन दिया। इन सब चीजों से बंदा आधुनिक होता है कि नहीं होता है, इसलिए उसको उन्होंने क्या कर दिया, आधुनिक भारत। इसलिए आप जब अपनी हिस्ट्री पढ़ते हो तो आप देखोगे कि आधुनिक नाम आते फिर नाम आएंगे वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी। और मिडिवल के अंदर जाते हैं तो सारे फारसी नाम मिलते हैं, और एंशिएंट में जब जाते हैं तब नाम कैसे मिलने लगते हैं, संस्कृत। हिंदू काल प्राचीन काल, मुस्लिम काल मध्यकाल, अंग्रेजों का काल क्या है, मोटा मोटा सा विभाजन ये है। पिछले कुछ सालों से पेपर का ट्रेंड देखा जाए, यदि मैं हमेशा ही कहता हूं कि यार कोचिंग में जो कुछ भी टीचर पढ़ाते हैं वो क्या पढ़ाते हैं, कि क्या विजय सर ने आपको कहा कि मैं आपको अर्थव्यवस्था पढ़ाऊंगा तो आपको पूरी अर्थव्यवस्था पढ़ा दी जाएगी क्या, ना। सिलेबस में जितने पॉइंट लिखे हैं वो पढ़ाए जाएंगे, तो वो पॉइंट सारे सब कुछ बता दिया जाएगा ना, उससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो बताए जाएंगे, तो सारे क्वेश्चन पढ़ा देंगे क्या, ना।
अब तक जो पूछे हुए हैं या जो पूछे जा सकते हैं उतना ही। जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। जैक को थोड़ा थोड़ा सब आना चाहिए, मास्टर किसी का नहीं बनना। उन बच्चों को जो किसी भी एक सब्जेक्ट के अंदर भयंकर घुल जाते हैं, उनको फिर वो एक ही सब्जेक्ट आता है, और सच्ची बताऊं तो एक भी ढंग से नहीं आता उनको। मैं राजस्थान जी के जब पढ़ाता हूं तो कई बार बच्चों के वैसे रहता है, सर सबसे गहरा खड्डा कहां पे है, सबसे ऊंची चोटी कहां पे है। मैं कहता हूं यार ये सवाल आज दिन तक तो आया नहीं। सर अब आ जाए तो के तो देखिए इलाज नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि पैदल चलते हुए एक्सीडेंट हो जाए तो हम हेलमेट लेके थोड़ी निकलते हैं घर से, क्या हेलमेट लगा के चलें, क्या पता पीछे से कोई ठोक ठाक जाए तो अब तक जो आ रखा था उसका अप्रोच देख लीजिए, उसका ट्रेंड देख लिया जाए। तो पिछले कुछ सालों में हिस्ट्री का ट्रेंड यदि चेक किया जाए तो ट्रेंड ये कहता है कि मॉडर्न की क्वेश्चन ज्यादा। किसके क्वेश्चन ज्यादा? 15 दिन की मॉडर्न है, 4-5 क्वेश्चन आते हैं। 2 दिन की एंशियंट है, 2 क्वेश्चन आते हैं। महीने भर की मिडिवल है, 1 क्वेश्चन आता है। ट्रेंड ये है। हालांकि अब को तो बच्चा ये भी कह सकता है सर छोड़ दो, पढ़ाओ ही मत, क्यों पढ़ानी है, कहां जरूरत पड़ी है। इसको बिना पढ़े कल्चर मरी नहीं है, इसको पढ़नी पड़ेगी तब जाके क्या होगी, अपने कल्चर आ पाएगी। पर अपने अपने अनुसार अरेंज तो कर सकते हैं चीजों को। अपने ये कर ले कि सर ज्यादा यहां से आते हैं, पहले ये पढ़ ले, उसके बाद यदि क्वेश्चन यहां से आते हैं ये पढ़ ले, उसके बाद ज्यादा क्वेश्चन कल्चर से आते हैं फिर मिडिवल पढ़ ले, और उसके बाद क्या पढ़ ले, या कल्चर के वो पॉइंट जिनमें हमें मिडिवल की आवश्यकता नहीं पड़ती वो पहले पढ़ ले, और वो पॉइंट जिनमें मिडिवल की आवश्यकता पड़ती है वो सबसे लास्ट में। तो अपना एक रिदम तो बना रहे कि जो चीजें ज्यादा आ रही थी वो तो ढंग से याद हो गई, लास्ट में जाके यदि थोड़ा बहुत कम भी पढ़ लिया अपने तो पार पड़े। यदि राजस्थान हिस्ट्री के और 15 क्वेश्चन आए या 16 क्वेश्चन आए प्री के अंदर, और कहा जाए कि यार 6-7 क्वेश्चन जो है या 8 क्वेश्चन जो है वो तो आएंगे हिस्ट्री से, और जो 10 क्वेश्चन है ये आएंगे कल्चर से। 18 क्वेश्चन आए, 16 आए, 1-2 नंबर किधर ही कम का ज्यादा कर लो, 18 क्वेश्चन आए, 8 और 10 का रेशियो रहा। तो अपने ये रहे कि यार इस 8 में से 7 तो पहले कर ले, इधर 10 में से भी 7 का जुगाड़ तो पहले कर ले, फिर 1 का जुगाड़ इधर और 3 का जुगाड़ इधर लास्ट में कर ले। तो लास्ट में यदि कमी बेसी भी रह गई तो भी 18 में से 14 करने की स्थिति में तो रहे। वरना कई बार पूरी की पूरी एनर्जी उस 1 नंबर पे लगाते हैं। राजा की कितनी रानियां थी, उन रानियों के कितने टाबर थे, टाबर में कितना कितना गैप था, इसमें ही पूरा ध्यान लगा दिया जाए तो फिर यहां तक आते आते अपने मर जाते हैं, अपने रह जाते हैं। कहने का कुल मिला के मतलब ये कि हम जो शुरू करेंगे वो कहां से शुरू करेंगे? आधुनिक राजस्थान का इतिहास हेडिंग डालिए, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न राजस्थान। आधुनिक राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न राजस्थान। आप अपना सिलेबस उठा के देखोगे ना, लिख लिया आप, हेडिंग डाल लिया, आधुनिक राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मिडिवल राजस्थान, सॉरी मॉडर्न राजस्थान। आप सिलेबस उठा के देखो कि सिलेबस में क्या क्या लिखा हुआ आपने। सिलेबस एक बार सुनना है, बस बाद में करेंगे। एक मोटा मोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है 1857 की, एक पॉइंट उसके अंदर लिखा हुआ है किसान आंदोलन। क्या लिखा हुआ है? एक उसके अंदर पॉइंट लिखा हुआ है जनजातीय आंदोलन। कौन सा आंदोलन? जनजातीय आंदोलन लिखा। एक उसके अंदर पॉइंट लिखा हुआ है प्रजामंडल आंदोलन।
क्या बताओ देखिए, क्या नाम टॉपिक का बताओ? प्रजामंडल। मैं अभी समझाऊंगा ऐसे टॉपिक क्यों है, इसी काम में क्यों है। समझिए एक बार, थोड़ी आज चीजें समझ लेंगे, आगे मुझे इतनी बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक लिखा हुआ है इंटीग्रेशन, सुन लो, अरे उतार लेना, एक बार सुनिए इधर। 5 टॉपिक ले देखे अपने मॉडर्न में, क्या क्या बताओ देखे? 57 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन। 3 3 दिन का सा मसाला मान लो 15। क्योंकि शुरुआत में थोड़ा मुझे समझाने में थोड़ा जोर आता है, नए नए होते हो आप, तो थोड़ी चीजें समझा धीरे धीरे समझानी पड़ती है, तो 16 17 मान लो, इतने के अंदर अपना ये मॉडर्न पूरी कंप्लीट हो जाती है। ये 5 टॉपिक है। ऑर्डर यही क्यों, हम ऑर्डर क्यों नहीं चेंज करते? अंग्रेजों ने जब भारत पर राज कर लिया था, तो भारत के लोग पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ हुए, वो 1857 का साल है, ये सारे जानते हो, तीसरी क्लास से पढ़ते हैं। मैं क्या बताऊं आपको कि 1857 में पहली बार पूरा भारत, एक बड़ा हिस्सा भारत का अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया था। उद्देश्य क्या था, क्या ऑब्जेक्टिव था हमारा? 2 ऑब्जेक्टिव थे। अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना, बहादुर शाह जफर को बादशाह बनाना। क्या उद्देश्य है? अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना, बहादुर शाह जफर को, कहने का मतलब है पहले हमारे बादशाह थे तो हमारे बादशाह को वापस बनाएंगे, और बादशाह को हटा के जो आगे इनको देश से बाहर निकाले। बस 57 की क्रांति तो फेल हो गई। अंग्रेज देश से गए नहीं, उल्टा बहादुर शाह जफर को पकड़ के म्यांमार भेज दिया। बहादुर शाह जफर को पकड़ के अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया, इसलिए हमारी क्रांति क्या हो गई? फेल। पर जब क्रांति फेल हुई तो हमारे समझ में आई ये तो तरीका ही गलत है। ये इन पुराने बूढ़ियों को, इन पुराने जो सुल्तान नवाब राजा थे, इनको अपने कह रहे हैं तुम वापस बन जाओ, इससे पार नहीं पड़े। तो ये तो छोड़ो, अब एक बचा अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। हमें 57 में ये भी समझ आ गया था कि बाहर जाएंगे तो नहीं, इनके हथियार ज्यादा अच्छे हैं, इनके तरीके और ज्यादा अच्छे हैं, तो क्या किया जाए? तो इनके शासन में जो कमियां हैं उनके खिलाफ आंदोलन किए जाए। तो शुरुआत में क्या कमी हो सकती है? तो कि अंग्रेज टैक्स लेते हैं, टैक्स किस पे लगेगा? खेती पे। तो किसानों ने कहा टैक्स ज्यादा है, आंदोलन कर दिया। तो आंदोलन कौन सा था? जनजातियों ने कहा, जनजातियां जंगलों में रहती थी, जंगलों से राजा महाराजाओं का कोई लेना देना नहीं था, जनजातियां अलग और राजा महाराजाओं वाला शासन पूरा अलग। अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने जंगल काट दिए, क्योंकि जंगल काटेंगे तो जमीन ज्यादा होगी, जमीन ज्यादा होगी तो खेती ज्यादा होगी, खेती ज्यादा होगी तो टैक्स ज्यादा होगा, टैक्स ज्यादा होगा तो इनकम ज्यादा होगी। जंगल काटे तो जनजातियों और अंग्रेजों का आमने सामने लड़ाइयां हुई, हमारे जंगल क्यों काट दिए? फिर अंग्रेजों ने कहा कि ये लकड़ियां तुम नहीं बेच सकते, लकड़ियां हम बेचेंगे, ये शहद गोंद ये तुम नहीं रखोगे, हम रखेंगे, ये फ्रूट्स तुम नहीं लोगे, ये फ्रूट्स हम लेंगे। इन बात को लेकर लड़ाइयां होनी शुरू हुई। इसलिए कौन से आंदोलन हो गए? अच्छा, शुरुआत में किस बात को लेकर आंदोलन है? किसान ये कह रहा है टैक्स ज्यादा क्यों लगा दिया, जनजातियां कह रही है हमारी जमीन पे कब्जा क्यों कर लिया। यही तो है मांग, ये मांग है कि टैक्स ज्यादा क्यों लगा दिया। धीरे धीरे मांग ये थी कि टैक्स लगाया ही क्यों, क्यों लगाया है टैक्स? तो अगर तुम खेती करते हो तो मैं करता हूं खेती, तुम टैक्स किस बात का ले रहे हो? यह आंदोलन क्या है? जब प्रजा ये मांग करने लग जाए कि मैं राजा बनूंगा, अब तुम्हारे हाथ में सत्ता, मुझे सत्ता में भागीदारी चाहिए। तुम होते कौन हो टैक्स लगाने वाले? तुम होते कौन हो टैक्स बढ़ाने वाले? क्या टैक्स बढ़ाते समय तुमने हमसे राय पूछी थी? नहीं पूछी, तो नहीं बढ़ाने देंगे। पहले ये था कि ज्यादा क्यों लिया जा रहा है, अब ये था लिया ही क्यों जा रहा है। ये कौन सा है? ये बात धीरे धीरे और बढ़ी, और उसने बाद में जब जनता को शासन में भागीदारी में राजा ने शांत किया, राजा ने कहा अरे अरे रुको रुको रुको, चलो मैं 2 मंत्री बना देता हूं तुम्हारे अंदर से, तो तुमसे पूछ लेंगे। 10 मंत्री बनेंगे, उनमें 2 मंत्री किसके बन जाएंगे? जनता के। अब वो 2 मंत्री जनता के बने, राजा के पास में जाके बैठे, जनता कॉन्फिडेंस बढ़ा। धीरे धीरे जनता ने कहा कि राजा की जरूरत ही क्या है, तुम मंत्री कौन बनाओगे, हम बना लेंगे हमारे मंत्री। इसलिए राजतंत्र तोड़े गए, राजतंत्र खत्म किए गए, और पूरा का पूरा राजाओं वाला भारत दूसरे भारत में मिला दिया गया। इसको क्या बोलते हैं? आगे बात समझ में? अंग्रेजों को हटा के बादशाह बनाएंगे, बादशाह नहीं बना पाए इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करेंगे। टैक्स क्यों बढ़ा दिया, जमीन पे कब्जा क्यों कर लिया, टैक्स बढ़ाते ही क्यों, राजा बनता ही क्यों है?
आगे बात समझ, ये 5 टॉपिक है। पर होगा क्या कि जब ये 5 टॉपिक पढ़ेंगे तो ऐसा कभी नहीं हो सकता ना कि एक कोई टॉपिक पढ़ा दिया और फिर मैं कह दूं इसके बाहर तो कुछ ही नहीं है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता ना, गुंजाइश रहती है, आसपास में चीजें रह जाती है। भाई एक टॉपिक पढ़ते तो एक लय में पढ़ते हैं, ये पर हो सकता है ये के बाद ये आया तो थोड़ा सा ये भी तो हो सकता है, थोड़ी चीजें बाहर भी तो निकलेगी, तो हम उन बाहर वाली चीजों को भी इंक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड नहीं छोड़ेंगे। तो हम कह देंगे कि भाई इन आंदोलनों के दौरान ये जब आंदोलन चल रहे थे तो थोड़े अलग प्रकार के आंदोलन भी थे। हो सकता है किसानों की मांग थी टैक्स क्यों बढ़ाया, टैक्स क्यों बढ़ाया, टैक्स क्यों लगाया। एक किसी बंदे ने दूसरे कहा कि टैक्स बढ़ा दिया, लगा दिया, छोड़ो, अब क्या करना है ये बताओ। तो क्या करना है, आंदोलन करें, उसने कहना बम फेंक देते हैं इन पे। ऐसे लोग भी तो रहे होंगे कोई, हम उनको पढ़ लेंगे। फ्रीडम फाइटर्स, इनको पढ़ लेंगे। अच्छा, ये जो फ्रीडम फाइटर्स रहे थे ये क्या अकेले अकेले जाके कहीं पे बम फेंक रहे थे? हम गए ना ना साहब, अकेले अकेले तो क्या कर सकते हैं। इन्होंने टीम बनाई कि 5 लोग, तू बना, तू ले क्या, हम 3 फेंकेंगे और 3 में 2 फेंकेंगे, तू बाहर टैक्सी लेके तैयार रहना, एकदम हाथों हाथ यहां से निकाल के लेके चले जाना। ऑर्गेनाइजेशन क्या पढ़ेंगे? अच्छा, ये जब आंदोलन हो रहे थे तो एक टीम बनी, यहां पे अपन ने यहां टीम बना ली है ना, आज अपने जितने लोग बैठे थे अपन सब ने मिलकर बनाई टीम और कहा सर अपने को करना है एक आंदोलन। अब इस आज वाली बात को उस बिल्डिंग में पहुंचाना है, कैसे पहुंचाएंगे? आपको सर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, फटाफट आप तो एक मैसेज डालो, हाथों हाथ पहुंच जाएगा। इस बिल्डिंग क्यों, उस वाली बिल्डिंग में पहुंचा देंगे, वहां पहुंचा देंगे। पहले व्हाट्सएप तो नहीं था ना, तो ये बात कैसे पहुंचाई जाए? अखबार। आज हमने एक टीम बनाई, अखबार में कल न्यूज आएगी कि पीसीएम 8 के बच्चों ने आज एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया और कहा कि 5 सदस्यीय समिति जो होगी वो आंदोलन का निर्णय लेगी। और हम बाकी विद्यार्थियों का भी आह्वान करते हैं कि इसमें शामिल हो। उस बिल्डिंग वालों को पता चला, वो दूसरे दिन आपसे पूछेंगे और भाई साहब पहले दिन हंगामा क्या बना गए तुम। धीरे धीरे चर्चा तो हो रही है। समाचार पत्र क्या पढ़ेंगे हम? ये 8 टॉपिक है। कितने टॉपिक है? 3-3 दिन के ये मान लो, 1-1 दिन के ये मान लो, ले दे के 17-18 दिन का पूरा कामकाज है। 7-8 सवाल का जुगाड़ करता है अपना, 5-7 जितने भी सवाल आते हैं उनका इससे जुगाड़ हो जाता है। भाई बात समझ में? उतार लीजिए ताकि आपके याद रहे कि हम पढ़ेंगे क्या अगले कुछ दिनों तक। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका सिलेबस बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए। (1857) की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857, किसान आंदोलन, पीजेंट मूवमेंट्स, जनजातीय आंदोलन, ट्राइबल मूवमेंट्स, प्रजामंडल को अंग्रेजी में प्रजामंडल ही कहते हैं। प्रजा मतलब जनता, जनता के जो आंदोलन थे। जनता आंदोलन क्यों कर रही है? भाई राजा क्यों है, राजा को हटाओ साहब, हमें भी शासन में भागीदारी दो, प्रजा करिए, हम राज के अंदर हिस्सा मांगते हैं। एकीकरण को इंटीग्रेशन, स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर्स, संगठन ऑर्गेनाइजेशंस, समाचार पत्र न्यूज़पेपर्स। याद रहेगा? सीरियल भी याद रहेगा ना, कौन सा किसके बाद क्या, चीजें याद रहेगी तो सरलता से पढ़ लोगे। सिलेबस इसलिए भी याद होना चाहिए कि हम जब पढ़ रहे हो तो हमें पता तो रहे किताब पढ़ लिया और किताब बाकी है। तो मान लो 4 टॉपिक पढ़ लिए तो अपने लगेगा यार सर ने कहा था यहां से 7 सवाल आते हैं, तो 3-4 का जुगाड़ तो हो गया, 3-4 का जुगाड़ करना बाकी है। सारे टॉपिक हो गए अपने, 6 टॉपिक हो गए, 2 टॉपिक बच गए, 1 टॉपिक बचे, आप लगेगा यार एक आधा क्वेश्चन इधर से आ जाएगा, बाकी 5-6 का तो अपने जुगाड़ हो गया, तो दिमाग में तो रहे। वरना कई बार क्या होता है, स्टूडेंट धूल में लठ मारता रहता है। ये तमाम लोग जानते हैं कि क्या पढ़ना है, हम में से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि क्या नहीं पढ़ना है, और हम इधर उधर की खूब सारी चीजें कुछ भी पढ़ लेते हैं। मुझे याद है एक बार हमने एक फर्स्ट ग्रेड का बैच बना लिया था,
2015 के आसपास की बात है, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी थी, कुछ बच्चे अपने आरएस के अंदर यहाँ पढ़े हुए थे, उनका आरएस में सिलेक्शन हुआ नहीं, बीएड की भी थी, वो दिलीप सर के पास आ रहा, सर हमें तो हिस्ट्री पढ़ाओ। तो हमने 2 हिस्ट्री के बैच बना लिए। अब चूंकि बच्चा हिस्ट्री पढ़ेगा तो उधर सब जीके का पेपर होता है, उनका जीके भी पढ़ाओ। अब जीके पढ़ाने के लिए फैकल्टी कहां से लाए? हमारे वाली फैकल्टी जो आरएस में पढ़ाती है। सब्जेक्ट पढ़ाना तो एक आदमी की बात है, मैं चला जाऊं दूसरा जाके हिस्ट्री पढ़ा दे। जीके में तो कितने सब्जेक्ट है, उतनी फैकल्टी होनी चाहिए। तो हमें लगा यार अपने वाली जो रेगुलर फैकल्टी है ये तो आरएस में रखेंगे, उधर नहीं भेजेंगे, तो उधर थोड़े नए रिक्रूटमेंट कर लेते हैं, नए लोगों को भेज देते हैं। तो हमने एक साइंस की क्लास में एक सर भेजे। हमारी ड्यूटी बनती है कि हम बच्चों से जाके पूछें कि भाई देखो नए सर है, हमारे वाले रेगुलर सर है वो तो उधर लगे हुए हैं, नए सर भेजे थे तो कैसे क्या लगे? और बच्चों ने सर मजा आ गया, क्या पढ़ाया था। हमें लगता है सर आपके रेगुलर वाले सर भी इतना अच्छा नहीं पढ़ाते होंगे, और हम तो आपको कहते हैं आरएस में इनसे पढ़ाया करो। हम राजी, हमें लगा यार, वरना क्या है ये फैकल्टी वाली बड़ी प्रॉब्लम रहती है कोचिंग में कि बच्चे कहते हैं ये फैकल्टी पसंद नहीं है तो फिर अब नहीं लेके आओ। बच्चों ने कहा समझ में नहीं आया, हमें लगा यार। तो दूसरे दिन जाके फिर पूछा, आगे जो बच्चे बैठे थे उनसे थोड़ा पूछा कैसे आएगा सर, डन। 4-5 दिन बाद बच्चे आए तो उन्होंने कहा सर इन्होंने जो टॉपिक पढ़ाया था ना वो समझ में तो बहुत जोरदार है पर वो सिलेबस में नहीं है। तो तुम पढ़ क्यों रहे थे? कि मजा आ रहा था सर। सिलेबस याद करना बेहद जरूरी है, वरना टीचर क्या का क्या पढ़ाया जाएगा अपने को पता ही नहीं चलेगा। तो अपने तो दिमाग में रहे ना कि यार ये पॉइंट है, ये अपने को पढ़ने, इस हिसाब से पढ़ने, पहले ये पढ़ना है बाद में ये पढ़ना है। तो पहला टॉपिक कौन सा लिखा हुआ? हेडिंग डालो, 1857 की क्रांति। रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है। अच्छा, जब मैं आपको मोटी मोटी तौर पे बात बता रहा था, मैं कह रहा था क्या 57 की क्रांति का मतलब क्या है, तो आपने सीधा सीधा मुझे कह दिया कि सर 57 की क्रांति का मतलब यह है कि 57 वाले साल में, उस 1857 के साल में भारत ने अंग्रेजों के शासन से मुक्ति प्राप्त करने की कोशिश की। भारत ने अंग्रेजों को बाहर भगाने का काम किया, उसको हम क्या कहते हैं? क्रांति। अच्छा, मैं एक चीज और बताऊं, मैंने इसके आगे लिखा क्रांति, बाकी सबके आगे लिखा आंदोलन। इसके आगे तो मैंने क्या लिखा? क्रांति। बाकी तो मैंने लिखा किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल। वहां मैंने क्रांति क्यों नहीं लिखा, या इसके आगे मैंने आंदोलन क्यों नहीं लिख दिया? मैं लिख देता 57 का आंदोलन। देखो आंदोलन क्या शब्द है, दोबारा बोलो देखिए। दोलन। दोलन का मतलब होता है हिलना, मूवमेंट, मूव करना। चीजें थोड़ी सी हिलके रह जाए ये तो आंदोलन है। हालात बदल जाए, जज्बात बदल जाए, भाई बात समझ। भारत पर इंग्लैंड का राज नहीं था। किसका राज नहीं था? उनकी एक कंपनी का राज था, ईस्ट इंडिया कंपनी। किसका राज था? आप ये मान लो कि अपनी टाटा जाए और श्रीलंका पे कब्जा कर ले, है ना। टाटा भारत सरकार को कहे, मोदी जी के पास जाए टाटा, और टाटा मोदी जी को जाके कहे कि मोदी जी श्रीलंका में मार्केट डाउन चल रहा है आजकल, हमें लगता है वहां बिजनेस करेंगे तो अपने को क्या होगा? फायदा, तो हमें वहां बिजनेस करने की परमिशन दे दो। मोदी जी कहते परमिशन ग्रांटेड। टाटा मोदी जी को वापस कहे कि मोदी जी एक बात और एक और सुनो, देखो हम जा रहे हैं बिजनेस करने, हमारे पीछे बाकी भी आएंगे। अंबानी कहेगा मैं भी आऊं, अडानी कहेगा मैं भी आऊं, बाकी वाले कहेंगे, रिलायंस वाले, बाकी जितनी कंपनी, विप्रो कहेगा हम भी आएंगे। आप इनको मत आने देना। मुझे क्यों भाई, कोई जाके बिजनेस कर सकता है कि यार फिर घर घर में लड़ेंगे, फिर बिजनेस तो बढ़ जाएगा ना, आधा ये करेंगे, आधा ये करेंगे, आधा ये करेंगे। और जहां दुकानें ज्यादा होगी वहां ग्राहक को फायदा होता है। दुकान एक होगी वहां पे ग्राहक को नहीं, दुकानदार को फायदा होता है, फिर वो जितना रेट आएगा उतना लेगा। तो और किसी को मत आने देना, आपको तो टैक्स हम ज्यादा जमा करवा देंगे, मोदी जी का पक्का, और मैं किसी को आने नहीं। एग्जैक्टली ऐसा भारत के अंदर हुआ। इंग्लैंड के अंदर एक कंपनी थी, उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था? वो अपनी रानी के पास गई, रानी का नाम था एलिजाबेथ। क्या नाम था? और क्वीन एलिजाबेथ को जाकर, क्वीन एलिजाबेथ हमें इंडिया में जाके क्या करना है? बिजनेस, और हमारे अलावा दूसरा कोई नहीं करेगा। क्वीन एलिजाबेथ ने कहा कि डन, और उस कंपनी ने भारत में आके क्या करना शुरू कर दिया? बिजनेस। पर जब वो यहाँ बिजनेस करती तो अपने राजा महाराजा उन पे क्या लगाते? टैक्स। अब वो टैक्स ज्यादा लगाते, यार राजा महाराजा कहते भाई कमा रहे हो तो भाई साहब टैक्स दो, कमा रहे हो तो टैक्स देने में कहाँ आपके जाता है।
तो वो राजा से बातचीत करते और राजा से कहते यार टैक्स कम कर दे, टैक्स कम कर दे। फिर थोड़े दिनों बाद उन्होंने देखा कि राजा का भाई की राजा से बनती नहीं है, इसलिए उन्होंने राजा के भाई को कहा कि हम तेरे को थोड़े हथियार दे दें, तेरे भाई को मार के तू राजा बन जा। तो राजा वाला भाई पड़ा जो राजा को मार के राजा बन गया, तो वो किसका दोस्त था? अंग्रेजों का। तो उसने टैक्स कम लिया। तो अंग्रेजों को लगा राजाओं को मैनेज करके टैक्स में कम किया जा सकता है, तो उन्होंने राजाओं को मैनेज करना शुरू किया। अब एक राजा जो अंग्रेजों ने बनाया है वो अंग्रेजों पर डिपेंड तो करेगा। थोड़े दिन बाद अंग्रेजों ने कहा इस राजा को हटाओ और अपने कब्जा कर लेते हैं, फिर टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा ना। तो अंग्रेजों ने वहां पर क्या कर लिया? कब्जा। ये उनके लिए अब खेल हो गया। इस खेल में पूरे भारत पे कब्जा कर गए। उनकी पहले ऐसी कोई नियति नहीं थी, वो सोच के नहीं आए थे, पहले दुकानदारी करने आए थे। दुकानदारी करते करते पूरे भारत पे कब्जा कर गए। तो भारत पे जब कब्जा कर गए, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत पे कब्जा कर गई, अंग्रेजों को टैक्स दे रही थी। अंग्रेजों को क्या दिक्कत होगी? अंग्रेज के करो भाई, कंपनी हमारे भले जाके बिजनेस करे, हमारे भले जाके कूटे, हमारे भले जाके मरे, हमें टैक्स आना चाहिए टाइम टू टाइम। कंपनी टैक्स दे रही थी। 57 में हमने कंपनी के खिलाफ क्रांति की। तब अंग्रेजों को समझ में आया कि यार कंपनी से संभलेगा नहीं मामला, और कंपनी वहां पे फेल हो रही है। इसलिए इंग्लैंड देश ने कहा कि अब कंपनी राज नहीं करेगी, हम खुद करेंगे। कि पहले हम टाटा को कहें कि तू श्रीलंका में बिजनेस कर, फिर टाटा जाके श्रीलंका पे कब्जा कर ले, फिर श्रीलंका टाटा के खिलाफ आंदोलन करे और टाटा की हालत खराब हो जाए, और तब इंडिया मोदी जी खुद गए कि मित्रों मैं खुद आ रहा हूं अब, और जाके अपना देश खुद कब्जा कर ले। 57 में कंपनी का राज खत्म हो गया और इंग्लैंड देश का राज आ गया। सिस्टम पूरा चेंज हुआ है, हिल के रह गया। इसलिए क्रांति है। आगे किसानों ने मांग की हमारे टैक्स कम किए जाए, नहीं हुए कम, थोड़े कम हुए, हिल के रह गया। इसलिए क्या है? आई बात समझ? अब इतना बड़ा परिवर्तन आया है, आमूलचूल बदलाव आया है, इसका मतलब प्रोसेस लंबी रही होगी। क्या प्रोसेस थी कि लोग यहां तक पहुंचे? क्या प्रोसेस थी कि लोगों को इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ गया कि आंदोलन किसके अंदर बदल गया जाके? क्रांति। उससे पहले यह समझना जरूरी है ना कि अंग्रेजों के अपने रिलेशन कैसे थे आपस में। हम चूंकि राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं अक्सर मेरी पहली क्लास में उदाहरण देता हूं कि यार पहली क्लास या तीसरी क्लास से तो सबने जनगण मन गाना शुरू कर दिया था ना। गाते हो ना जनगण मन? राष्ट्रगान गाते हो? पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, इसमें राजस्थान का नाम क्यों नहीं है? पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। पंजाब, उसके पास में सिंध, गुजरात, मराठा मतलब महाराष्ट्र, द्राविड़ मतलब साउथ इंडिया, उत्कल मतलब उड़ीसा, बंगाल, सब आ गए यार, हमको छोड़ गए। हम क्यों नहीं है इसके अंदर? तो हम कहते हैं 1911 में ये राष्ट्रगान बनाया था, और उस समय हम इंडिया का पार्ट ही नहीं थे। कैसे? इंडिया का पार्ट होना मतलब इंडिया किसको कहते थे? इंडिया उसको कहते थे जहां अंग्रेजों का कब्जा था। ब्रिटिश इंडिया, बीआई बोलते, उसको ब्रिटिश इंडिया बोलते। तो क्या हमारे अंग्रेजों का कब्जा नहीं था? ना, हम गुलाम नहीं थे। तो फिर हमारे यहां क्या था? हमारे राजाओं का राज था। किसका राज था? हमारे राजाओं की अंग्रेजों के साथ में संधियां थी। आप यह कह सकते हो कि सर भारत दो प्रकार का था। एक वह भारत जहां पे अंग्रेजों का राज था, इसको बोलते ब्रिटिश इंडिया। क्या बोलते? एक वह भारत जहां राजाओं का राज था, इसको बोलते प्रिंसली स्टेट्स। क्या बोला करते? यहां पे अंग्रेज डायरेक्ट रूल करते, यहां पे अंग्रेज राजाओं के माध्यम से रूल जरूर हो जाता था, सीधा सीधा उनका कोई भी रोल नहीं था। मैं कहीं तीसरी चौथी क्लास में पढ़ा करता था, दादाजी मुझे खूब कहानियां सुनाते। मैं आगे भी आपको खूब सारी राजा महाराजाओं कहानियां सुनाऊंगा। ये कहानियां मेरी घर में सुनी हुई है, किसी किताब से नहीं पढ़ी हुई। मैं बच्चा था तो क्लास में सामाजिक में पढ़ गया, हिस्ट्री में पढ़ गया कि अंग्रेजों ने भारत का शोषण किया, अंग्रेजों ने भारत को लूटा, अंग्रेज ये करते, अंग्रेज वो करते। तो मैं शाम को घर पे आया तो मैंने दादाजी को कहा, दादाजी मुझे कहानियां सुनाते रामायण और महाभारत की। कृष्ण ने ये किया, बलराम ने ये किया, राम जी ये हुए, हिरण्यकश्यप ने ये हुआ, रघु कौन थे, दिलीप कौन था, अज कौन था, इक्ष्वाकु कौन था, भागीरथ कौन थे, सागर का अश्वमेध यज्ञ क्या था। मैंने वो सुनी थी कहानियां। तो मैंने उनको कहा कि आज रुको, आप आज फरमाइश अपनी है, आज मुझे अंग्रेजों की कहानी सुनाओ। कब? वो कौन सी है? मैं अंग्रेजों ने कैसे लूटा था भारत को। मैं कब? मैं जब अंग्रेज अपने देश में उन्होंने अपने को लूट लिया, तो अपने को कैसे लूटा? मैं अपना धन ले गए। उनका था कब? अपने पास क्या था ऐसा जिसको वो लूट भी सकते थे? मैं क्या बात करते हो, अपने सोने की चिड़िया थे। उनका अपने तो बेटे चिड़िया के पांखड़े पांति नहीं आते थे।
5 साल में एक बार राम जी राजी होते थे, बाजरा हुआ करता था, उसको अगले 5 साल संभाल संभाल के रखते थे। भूख मर गए थे छपनिये काल में, छपनिया काल पड़ा था, मिनख मरे थे आधे, पशु मरे थे सारे, खेजड़ी के छोड़े पीस पीस के पिए थे, तब बेटा जाके जान बची थी, कुछ ही नहीं था अपने। अपने को कौन लूट सकता था? अपने लूटते थे किसी को। अपने गांव के आसपास से कोई निकल जाता उसको अपने लूट लिया करते थे। मैं फिर आपको पता ही नहीं है आपका जन्म कब हुआ था, तो उन्होंने वो उस हिसाब से अपने वाले उन सन को याद करके वैसे कहा कि तेरे वाले के अनुसार 1941। इसका मतलब देश आजाद हुआ तब आप थे? उनका हाँ, झंडा चेंज हुआ तब मैं था। गांव में आज भी झंडा चेंज होना बोलते हैं। पहले झंडा राजा का झंडा लग रहा था, अब झंडा भारत का आ गया था कि झंडा चेंज हुआ उस साल में था। तो अंग्रेज नहीं थे अपने, उनका नहीं। तो अंग्रेज टैक्स नहीं लेते थे अपने, नहीं। तो अपने गांव से टैक्स कौन लेता था? कि वो फलान जी देख उधर घर है एक, उस घर में वो जो घर वाले हैं वो टैक्स लेते, इनके दादा परदादा थे वो टैक्स लेते, सामंत गांव का। फिर ये टैक्स किसको देते? कि आगे बीकानेर जमा करा देते। तो अंग्रेज तो उनका आपने नहीं देखा कभी, उनका नहीं। तो बीकानेर में अंग्रेज नहीं थे, उनका नहीं। इसका मतलब अंग्रेजों का राज था ही नहीं अपने। वो जो सोने की चिड़िया वो बंगाल था। सोने की चिड़िया क्या था? प्लीज आप ये मत कहा करो हमें लूट लिया था। अपने पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिसको वो लूट पाते, इसलिए अंग्रेजों ने पूरे भारत पे कब्जा किया था अपने को छोड़ के। वो कितने अच्छे दुकानदार थे कि उनको पता था इन नंगों से लेंगे क्या। नंगा नाये क्या, निचोड़े क्या, अपने पास था क्या जिसको लूटते? अंग्रेजों ने कहा तुम जिंदाबाद हो, मस्त रहो तुम, हमें तुम्हें कोई लेना देना आपस में। इसलिए अपने वाला भारत अलग था। अपने वाले भारत को क्या बोला करते थे? प्रिंसली स्टेट्स। क्या बोलते? अपने अंग्रेजों का राज नहीं था, अंग्रेजों की क्या थी? संधि। आप कभी और नोटिस करना, आप मॉडर्न इंडिया जब पढ़ते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ वाला भारत जब पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं भगत सिंह ने लाहौर के अंदर सैंडर्स को गोली मार दी, भगत सिंह ने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में जाकर बम फेंका और नारे लगाए इंकलाब जिंदाबाद। सुभाष जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर खड़े होकर कहा कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा निकाल कर रहे थे, हम नमक बनाएंगे। गांधी जी इरविन के साथ दिल्ली में बैठ के समझौता कर रहे थे। गांधी जी वर्धा के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर रहे थे और बॉम्बे की ग्वालियर टैंक मैदान में नारे लगा रहे थे कि करो या मरो। आपने सिंगल टाइम कभी पढ़ा कि गांधी जी ने बीकानेर से जोधपुर तक की यात्रा की? या कभी आपने पढ़ा कि जवाहरलाल नेहरू ने करौली में आके कहा कि आराम हराम है? या कभी सुभाष चंद्र बोस चुरू आए और उन्होंने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? क्यों नहीं है आपके यहां पे? क्योंकि आपके अंग्रेजों का राज्य नहीं था। वो सारे लोग अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। आपके जब अंग्रेज ही नहीं थे तो आंदोलन किस बात का था? आपके वो आंदोलन क्यों करते हैं? तो फिर आप कहोगे फिर सर हम जो ये पढ़ेंगे ये क्या पढ़ेंगे? हम ये राजाओं के खिलाफ पढ़ेंगे। किस खिलाफ पढ़ेंगे? किसान आंदोलन राजा के टैक्स के खिलाफ है। पर अब चूंकि हम भारत का अभिन्न अंग है, हम भारत में जुड़े हुए हैं, तो हमें लगता है यार थोड़ा बहुत अंग्रेजों के खिलाफ हम भी बोल दें। तो हम 57 की क्रांति पढ़ेंगे 4 दिन तक, 3 दिन तक 57 की क्रांति पढ़ेंगे। मैं बताऊंगा 57 क्रांति में फलान जी ने ये किया, फलान जी ने ये किया, फलान जी ने किया। सच्ची बात है कुछ ही नहीं किया। हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स है, इतिहास विजेताओं द्वारा लिख दिया जाता है। उन दिनों में जिस किसी ने छोटा मोटा कांकरा भी फेंक दिया, अपनी किताब में लिखा कि महान स्वतंत्रता सेनानी जिसने अंग्रेजी साम्राज्य की चूल्हे हिलाकर रख दी। बाटा मारा था इन्होंने एक, चूल्हे कैसे हिलती है उससे। पर है ऐसी बातें भी अपने पड़ जाएंगे उसके अंदर। कहने का मतलब यह कि अंग्रेजों के अपने साथ में क्या थी? संधियां। क्या थी? तो एक दूसरा सवाल यह कि सर जब उनको यहां कब्जा ही नहीं करना था, संधियां क्यों की? वो भी ना करते। ऐसा अपने में उनको क्या दिख रहा था कि अपने दोस्त बनाने पड़े? संधि का मतलब दोस्त। अपने उनके दोस्त अपने साथ दोस्ती क्यों कर रहे थे? हुआ ये कि अंग्रेज जब अपने देश में आए थे तब मुगलों का राज था, एक शक्तिशाली शासन व्यवस्था थी। और उस टाइम में अंग्रेजों ने कुछ भी ऐसा गड़बड़ करने की कोशिश की। औरंगजेब के बाद मुगलों में इतने निकम्मे आक्रमणीय आलसी राजा आए कि मुगलों का शासन ढह गया और मुगलों की जगह लेने के लिए एक नई शक्ति आ गई, मराठे। कौन शक्ति आ गई? लफड़ा यह था कि मराठे साउथ इंडिया में थे और अंग्रेजों का पूरा बिजनेस साउथ इंडिया में है। अंग्रेजों के पास में 3 बड़ी दुकानें हैं, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। कौन कौन सी दुकानें?
महाराष्ट्र भी साउथ से शुरू हो रहा है, नीचे से नॉर्थ में तो नहीं मान सकते ना महाराष्ट्र को, बॉम्बे उधर पड़ा है, मद्रास तो पूरा का पूरा साउथ के अंदर ही पड़ा है, कलकत्ता जरूर मान लो ईस्ट के अंदर है, पर कलकत्ता की तरफ भी उधर मुगलों का कभी प्रभाव ज्यादा रहा ही नहीं था, इसलिए उधर उनका कब्जा था। यदि जहां आपका बिजनेस है वहां पर एक नई पावर आ गई, लड़ाई तो होगी। इसलिए अंग्रेजों और मराठों के बीच में लड़ाइयां हैं, अंग्रेजों और मुगलों के बीच में कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों और मुगलों का पार्टी अलग अलग था। मुगलों का जहां ज्यादा कब्जा था वो नॉर्थ इंडिया था, उनका बिजनेस कहां था, साउथ में। आप दुकान उधर लगा रहे हो, मैं मारपीट इधर करता हूं, तो अपने क्या लेना देना है, मेरा अलग चल रहा है काम, आपका अलग चल रहा है। मैं आपकी दुकान की तरफ आगे लफड़े करूंगा, उस दिन कुटोगे आप, यही तो होगा। सेम ये कंडीशन थी। जब साउथ में मराठे पावरफुल हुए तो अंग्रेजों के मराठों के बीच में लड़ाइयां हुई, 3 लड़ाइयां हुई। कितनी लड़ाइयां होती है? पहली एक लड़ाई होती है 1775 टू 82। कब से कब? 82, 1775 से लेकर 1782, ड्रो। 7 साल का युद्ध ड्रो है, ना अंग्रेज जीते ना मराठे हारे। दूसरी लड़ाई हुई कब से कब तक हुई? 1803 से लेकर 1800। पहली जो लड़ाई हुई ना पूरी साउथ में, महाराष्ट्र के आसपास लड़ाई, इसलिए नॉर्थ का तो कोई लेना देना ही नहीं। मराठे पावरफुल थे तो मराठों ने साउथ से नॉर्थ की तरफ आना शुरू कर दिया था, इसलिए नॉर्थ के राजाओं के साथ मराठों की क्या हो रही थी, लड़ाई। अंग्रेजों के साथ साउथ में चले, साउथ में अंग्रेज मराठे किससे लड़ रहे हैं, अंग्रेजों से। नॉर्थ में मराठे किससे लड़ रहे हैं, नॉर्थ के राजाओं से, नॉर्थ के जो भी राजा उनसे लड़ रहे हैं। इस बार जब नॉर्थ की तरफ सेकंड लड़ाई हुई, सेकंड लड़ाई में अंग्रेज और मराठे नॉर्थ में भी आमने सामने हुए, क्योंकि अंग्रेजों ने यूपी वाली कई जगह पे कब्जे कर लिए थे। अंग्रेजों ने शुरू में वहां कब्जे किए जहां पे व्यापार था, व्यापार वहां होगा जहां समुद्र होगा, समुद्र कहां होगा, समुद्र के एकदम पास पास कोस्ट पे, इसलिए उनकी फैक्ट्री कहां पे, बॉम्बे, उनकी फैक्ट्री कहां पे, मद्रास, उनकी फैक्ट्री कहां पे, कलकत्ता। फिर उनको लगा ट्रेड क्यों, खेती से भी तो कुछ आ ही सकता है। खेती कहां अच्छी होती है, जहां नदियां होगी, गंगा यमुना का पूरा दोआब पड़ा था यूपी के पास में, इसलिए उन्होंने यूपी पे कब्जे किए। यूपी पे कब्जे किए तो अंग्रेज मराठे आमने सामने आने शुरू हुए। अंग्रेज मराठे जब आमने सामने हुए 1803 से 6 में, तो अंग्रेजों को लगा कि अपनी और मराठों की जो लड़ाई चल रही है, पर बाकी राजा भी तो है नॉर्थ के अंदर, इन बाकी राजाओं को पूछते हैं क्या रुझान है। ये लड़ाई अपने 2 राज्यों की सीमा पे थी, इधर मथुरा के आसपास इनकी लड़ाई हो रही थी, जिसके टच करते हुए 2 स्टेट थे, अलवर और भरतपुर। कौन कौन से स्टेट थे? इसलिए 1803 में अंग्रेजों ने अपने अलवर भरतपुर से पूछा, पहले उन्होंने पूछा भरतपुर से सितंबर में, फिर उन्होंने अलवर से पूछा नवंबर में, सितंबर में भरतपुर के राजा से, नवंबर में अलवर के राजा को। उन्होंने कहा हमारी, अंग्रेजों ने राजाओं को कहा हमारी मराठों के साथ लड़ाई है, तुम किसका साथ दोगे? अपने राजाओं का तुम्हारा। क्या बात करते हो, मराठे तुम्हारे देश के हैं, वो इंडियन है, तुम उनका साथ नहीं दोगे? नाम मत लो इनका, लुटेरे हैं लुटेरे, कभी भी आगे लूट पाट करके जाते हैं। अरे भाई साहब तंग है हम तो, पीटो इनको, जोरदार कूटो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। अंग्रेजों का पक्का आ रहेगा, क्या बात करते हो, हाथ मिलाओ यार, इतने गोरे आदमी देखे नहीं हमने पहले कभी। तो अपने 2 राजा अंग्रेजों के साथ संधि कर गए। कब कर गए? कौन कौन? जब ये बाकी राजाओं को पता चला कि भरतपुर अलवर अंग्रेजों के दोस्त बन गए, तो बाकी राजाओं ने भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, पर अंग्रेजों ने कहा ना, तुम्हारे साथ हमें कोई भी दोस्ती नहीं करनी। उल्टा अपने राजाओं ने कहा कि देखो तो थोड़ी जगह हो तो हमें भी इधर लो, लेकिन अंग्रेजों ने साफ साफ मना किया कि नहीं, चीटिंग नहीं, हमारी 2 के साथ है, यही चलेगी, बेवफाई नाम की कोई भी चीज है, तुम अलग हो हमें। मराठों के साथ में तीसरी लड़ाई हो जाती है अंग्रेजों की। कब होती है? 1800। इस बार जब लड़ाई होती है वापस यूपी एमपी वाले बॉर्डर पे लड़ते हैं ये लोग। इधर सिंधिया लड़ता है मध्य प्रदेश की साइड में, होलकर लड़ता है इनसे मध्य प्रदेश की साइड में। तो अंग्रेजों को फिर लगा कि राजस्थान वाले बाकी राजाओं से पूछा जाए, तो पहले बाउंड्री वालों से पूछा, कोटा से पूछा, कोटा बाउंड्री पे ना, एमपी की बाउंड्री लगी, कोटा वालों से पूछा वैसा तुम्हारा क्या जो है, करौली से पूछा, यूपी की बाउंड्री लगती थी उधर, तुम्हारा क्या रुझान है, करौली कोटा दोनों ने कहा कि डन, श्योर भाई साहब एकदम ब्लू टिक है हमारी तरफ से, चिंता ही मत करो। इसलिए 1817 में साइन कर गया करौली, किसने साइन कर दिए, और 18 में साइन कर लिए कोटा। 18 में किसने कर लिए? तो अंग्रेजों को लगा यार ये तो ठीक ही है, यदि लोग दोस्त बन जाते हैं अपने, तो कम से कम इनसे तो किसी प्रकार का खतरा। दुकानदार हमेशा एक बात चाहता है
व्यापार में घाटा लाभ चलता रहेगा, लड़ाई नहीं करनी। बिजनेसमैन कभी भी लड़ाई करना, पैसे बाणिया हमेशा आप देखना कि पैसे लग जाए कोई बात नहीं, पंगा नहीं लेना। अपने पंगा लेते हैं 3 दिन दुकान बंद रहती है भाई साहब, दुकान ठप हो जाएगी अपने। इसलिए उन्होंने बाकी राजाओं से पूछा कि यार तुम ही दोस्ती कर लो, तो बाकी वाले खुद तैयार बैठते। और बाकी वाले उनका, हम तो खुद ही शाम को जब 9 बजे आपको ऑनलाइन देखते हैं, बड़ा जीव जलता है और हमें लगता है यार हम भी मैसेज भेज दें पर नंबर ही नहीं है हमारे पास, तो आपके बस व्हाट्सएप ग्रुप में हमें भी शामिल करो। इसलिए 1818 में बाकी सारे राजा शामिल हो गए। इसलिए कौन से साल में अपने सारे राजाओं ने संधि कर ली थी? 1800। एक रियासत बची, बाकी सब संधियां कर गए। सिरोही कौन सी बच गई? 1818 में अंग्रेज एक बड़ी रियासत के साथ संधि कर रहे थे, उस रियासत का नाम था मारवाड़, जोधपुर। कौन सी रियासत? एक राजा हुआ करता मान सिंह। क्या नाम था राजा का? मान सिंह नाम का एक राजा, उसके साथ अंग्रेज संधि कर रहे हैं। तो आप किसी से दोस्ती करोगे तो पता तो लगाओगे किताब पोदीना है ना, क्या है क्या नहीं है। तो अंग्रेजों ने उस मान सिंह को पूछा कि मान सिंह तू कहां का राजा? मान सिंह ने कहा भाई साहब पूरा मिर्जापुर अपना है, सब कुछ अपना है, जहां जहां तक आपको दिखाई दे रहा तो भी। तो उसने कहा मेरे पास जोधपुर है, मेरे पास नागौर है, मेरे पास पाली है, मेरे पास जालोर है, मेरे पास सिरोही है और मेरे पास बाड़मेर है। सब सही बोला था उसने, उसने एक गलत बोला, उसके पास सिरोही नहीं था। जोधपुर उसके पास था, पाली उसके पास था, नागौर उसके पास था, जालोर उसके पास था, बाड़मेर उसके पास था, लेकिन उसके पास में सिरोही नहीं था। सिरोही अलग था। पर वो बोल गया, उसने कहा ये अपना ही है। अंग्रेजों ने भी ध्यान दिया नहीं और अंग्रेजों ने 1818 में उसके साथ संधि कर ली और अंग्रेजों ने मैप पे लगा दिया भाई इसके साथ हो गई संधि, डन। इसलिए अंग्रेज सिरोही वालों के पास गए नहीं, अंग्रेज बाकी सारे राजाओं के पास चला चला के गए कि संधि कर लो, संधि कर लो, हम डॉक्यूमेंट लेके आए, साइन कर दो आप। तो बाकी राजा घर पे बैठ बैठ के साइन कर रहे थे। सिरोही वाले राजा भी कोट पैंट के ऊपर वाले बटन बंद करके तैयार बैठे कि भाई अंग्रेज आएंगे और अपने संधि पे क्या करेंगे, साइन। पर अंग्रेज आए नहीं, तो सिरोही वाले राजा 5 साल बाद खुद चला के गए और सिरोही के राजा ने जाके अंग्रेजों से कहा कि यार ऐसी क्या खता हुई, हमने कौन सी मोरने के बाटे मारे हैं कि बाकी सबसे दोस्ती, प्लीज ऐसे तो मत करो आप। तो अंग्रेजों ने कहा भाई साहब हो कौन? मैं सिरोही का राजा हूं। ये सिरोही कहां पड़ती है, मैप में दिखाओ देखे। तो उनका ये रही। अंग्रेजों ने कहा झूठ बोलते हो, ये मारवाड़ की टेरिटरी है, मारवाड़ के अंडर में आती है। और जब मारवाड़ के साथ संधि कर ली तो अलग से थोड़ी करेंगे। अमेरिका भारत के साथ संधि कर ले तो पंजाब ये थोड़ी कहेगा हमसे अलग करो, राजस्थान कहेगा हमसे अलग करो। भारत के साथ हो गई तो अमेरिका के साथ हो गई, सबकी एक साथ हो गई। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम्हें किसने कहा कि सिरोही मारवाड़ में? तो उसने कहा मारवाड़ के राजा ने। तो वो झूठ बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? उसने कहा प्रूफ तो तुम्हारे पास एक इतिहासकार बेटा जेम्स टोड हमारे राजस्थान के ऊपर हिस्ट्री लिख रहा है, इसको पूछो देखे। अंग्रेजों ने टोड को बुलाया, टोड को बुलाया, पूछा अरे सिरोही वाले मारवाड़ में आते हैं क्या? उसने कहा नहीं, तो मारवाड़ में राठौड़ वंश है, सिरोही वाला वंश है चौहान। सिरोही वाला कौन सा वंश है? ये तो वंश ही अलग अलग है। तो अंग्रेजों ने कहा बैठो बैठो, ठंडा लाओ भाई रे, ठंडा लाओ। इसलिए अंग्रेजों ने सिरोही के साथ जाके संधि कब की? तो मैं जब कई बार क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैं कहता हूं सिरोही अंतिम रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ में संधि की। इसलिए बच्चे कहते हैं अच्छा सबसे लास्ट में कोई झुका था, तो कौन झुका था? अंदर की बात पता चल गई ना, इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, अंडरवर्ल्ड में थू थू नहीं होनी चाहिए अपनी, बाहर माहौल बना वैसा वैसा रहेगा, पक्की बात। तो 1803 में कौन कौन संधि करता है? 1817 में कौन कौन करता है? बाकी सब कब करते हैं? 1823 में कौन करता है? हमारी दोस्ती कब कब किसके साथ भी पता तो रहे। थोड़ा लिखना शुरू करो, थोड़ा सा लिख लो आप। लिखो 1803 ईस्वी में इन 1803 एडी, 1803 ईस्वी में इन 1803 एडी भरतपुर तथा अलवर रियासतों ने, भरतपुर एंड अलवर स्टेट्स, भरतपुर तथा अलवर रियासतों ने, भरतपुर एंड अलवर स्टेट्स, भरतपुर तथा अलवर रियासतों ने, भरतपुर एंड अलवर स्टेट्स, अलवर रियासतों ने अंग्रेजों के साथ संधियां की। कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स, कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के साथ संधियां की। कंक्लूडेड ट्रीटीज
विद ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के साथ संधियां की। अच्छा, अंग्रेजों का भारत में एक अधिकारी हुआ करता, उस अधिकारी को बोला करते गवर्नर जनरल। क्या बोलते? और उस समय जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। क्या नाम था? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड लॉर्ड वहां पर जो बड़े लोग हुआ करते उनको क्या बोला करते थे? लॉर्ड। क्या बोलते? लॉर्ड। तो आपने तो एक बड़ा जोरदार हुआ कि आपने भी यहां बड़े आदमी कहना शुरू कर दिया कि तू लॉर्ड साहब है क्या? फिर वो लॉर्ड साहब अपने से नाम आया ही नहीं, इसलिए आपने किसी भी आदमी को तू लाड साहब है क्या? तो लाड साहब नहीं है वो, क्या है? वहां कोई बड़ा आदमी होता, एलिट क्लास का बंदा होता, पावरफुल बंदा होता, उसको क्या बोलते हैं? लॉर्ड। इसलिए अंग्रेजों ने राम और कृष्ण के नाम के आगे लॉर्ड लगा दिया। अंग्रेजों का भारत में पावरफुल कौन है? राम और कृष्ण, तो लॉर्ड रामा, लॉर्ड कृष्णा। ये आप लॉर्ड लगा के घूम रहे हो ना अपने इनके आगे, ये वो लाट साहब वाली सी बात है। आई बात समझ में? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था? लॉर्ड। लिख लो, इस समय लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल था, या अंग्रेजों का गवर्नर जनरल, ये लिख लो, इस समय लॉर्ड वेलेस्ली अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था, ताकि थोड़ा सिंपल हो जाएगी चीजें। दिस टाइम लॉर्ड वेलेस्ली वाज इंग्लिश गवर्नर जनरल। इस समय लॉर्ड वेलेस्ली अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। दिस टाइम लॉर्ड वेलेस्ली वाज इंग्लिश गवर्नर जनरल। लॉर्ड वेलेस्ली अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड वेलेस्ली वाज इंग्लिश गवर्नर जनरल। लॉर्ड वेलेस्ली कौन था? अंग्रेजों का। बाकी सबने अपने संधियां की थी 1817 18। इनको एक साथ बोलते हैं, कौन सी संधियां बोलते हैं? 1817। मैं लिखवा दूंगा अलग अलग कौन सी, एक बार लिखो। देखो, 1817 18 ईस्वी में, इन 1817 1880, 1817 18 ईस्वी में, इन 1817 1880 राजस्थान की अन्य रियासतों ने अंग्रेजों के साथ संधियां की। अदर प्रिंसली स्टेट्स ऑफ राजस्थान कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स। राजस्थान की अन्य रियासतों ने, अदर प्रिंसली स्टेट्स ऑफ राजस्थान या अदर स्टेट्स ऑफ राजस्थान, कुछ लिख लो, प्रिंसली स्टेट्स लिख लो या स्टेट्स लिख लो, एक ही बात। अदर प्रिंसली स्टेट्स कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स। राजस्थान की अन्य रियासतों ने अंग्रेजों के साथ संधियां की। लाइन चेंज करके लिखो। 1823 ईस्वी में, इन 1823 एडी, 1823 ईस्वी में, इन 1823 एडी, सिरोही अंग्रेजों के साथ संधि करता है, या सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि की। सिरोही स्टेट कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स। सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि की। सिरोही स्टेट कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स। इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। दिस टाइम लॉर्ड हेस्टिंग्स वॉज इंग्लिश गवर्नर जनरल। इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। दिस टाइम लॉर्ड हेस्टिंग्स वॉज इंग्लिश गवर्नर जनरल। कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड हेस्टिंग्स अंग्रेजों क्या था? तीन में तो कौन कौन करता है? भरतपुर और अलवर। भरतपुर मत बोलो, अभी से हैबिट डालो भरतपुर अलवर, ताकि याद रहेगा। पहले किसने की थी? भरतपुर। बाद में किसने की? 1817 में पहले कौन करता है? करौली। आप देखो ये सारे बॉर्डर स्टेट है, जो भी शुरू शुरू में कर रहे हैं वो सारे के सारे कौन है? बॉर्डर स्टेट। बॉर्डर स्टेट वालों की युद्ध में आवश्यकता है, लड़ाई चल रही है बॉर्डर के ऊपर एकदम। फिर बाकी सारी रियासतें अपनी कब कर लेती है? 1818। भूली भटकी सिरोही कब करती है? 1823। ऐसे कैसे उतार लोगे? ये मैप सा बना लो थोड़ा, ताकि दिमाग में रहेगा, देखते ही याद आ जाए। लिखे हुए से ज्यादा ऐसे चार्ट में ठीक याद रहता है।
उतार लिया। वो जो ऊपर बात लिखी है वापस लिखिए जी, रिपीट ही तो किया और क्या किया अपन ने। अच्छा, 3 वाली जब संधियां हुई थी ना, इनमें तो अंग्रेजों ने ज्यादा डॉक्यूमेंट की खाना पूर्ति नहीं करवाई थी, फटाफट हाथ ही मिलाए थे, लो लो मिलाओ मिलाओ, भरतपुर से हाथ मिलाओ, अलवर से हाथ मिला लो। 17-18 में जब संधियां की थी ना, तो अंग्रेजों ने पूरे डॉक्यूमेंट तैयार करवाए थे, क्या क्या लिखना है, कितना टैक्स होगा, कितना नहीं होगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कितने हथियार होंगे, कितनी सेना होगी, कितना खर्चा होगा, पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किए एकदम। अब अंग्रेजों की संधि किसके साथ हो रही है? राजा के साथ। तो राजा के साथ संधि कौन करेगा? अंग्रेजों का अधिकारी। तो अंग्रेजों का अधिकारी कौन है? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल रहता है कलकत्ता। गवर्नर जनरल कहां रहता है? आप और देखो, किसी भी देश की राजधानी सेंटर में होती है। राजधानी कहां होती है? अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता, एकदम ठेठ बाउंडर पे थे। वहां पे तो भारत खत्म ही हो गया ना, बंगाल की खाड़ी आ गया। तो अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता कैसे है? क्योंकि अंग्रेज बिजनेस करने वाले लोग थे, कलकत्ता में बिजनेस था उनका। नहीं करना रे तुम्हारे और कुछ बिजनेस करना है, अपना सपना, मनी कलकत्ता से मिल रही है, इसलिए 1912 तक वो वहीं थे। 1912 में दिल्ली आए, जब बिजनेस वो ढंग से एकदम स्टेब्लिश हो गया कि अब अपने बिजनेस को हिलाने वाला कोई भी नहीं है, तो उन्होंने कहा सेंटर में चलेंगे। तो 1912 में जाके दिल्ली आए थे, तब तक वो कहां पर बैठे रहे थे? अब कलकत्ता में बैठा हुआ आदमी करौली वालों से कैसे बातचीत करेगा? तो एक बंदा भेजा कि तू जाके साइन करवा क्या। वो जो बंदा साइन करवाने के लिए आया था, उस बंदे का नाम था चार्ल्स मेटकॉफ। क्या नाम था? चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ नाम करके एक बंदा होता, वो यहां पे साइन करवाने के लिए अपने यहां पे आया था। तो आपसे कोई पूछेगा कि अंग्रेजों ने जब राजस्थान के राजाओं के साथ संधियां की थी, उस समय अंग्रेजों का एजेंट बन के जो बंदा आया था या रिप्रेजेंटेटिव बन के जो बंदा आया था, उस बंदे का नाम क्या था? तो क्या था उस बंदे का नाम? लिखो आप, लिखो। इन संधियों के दौरान, ड्यूरिंग दिस ट्रीटीज, इन संधियों के दौरान, ड्यूरिंग दिस ट्रीटीज, चार्ल्स मेटकॉफ अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। चार्ल्स मेटकॉफ वॉज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिशर्स। चार्ल्स मेटकॉफ अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। चार्ल्स मेटकॉफ वॉज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिशर्स। इसके नाम के स्टार लगाना एक खूब बार पूछा हुआ सवाल है कि राजस्थान की रियासतों के साथ संधियां करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था, वो ऑफिसर कौन आया था? तो ऑफिसर कौन है बताओ देखिए? चार्ल्स मेटकॉफ। इन संधियों के दौरान, ड्यूरिंग दिस ट्रीटीज, चार्ल्स मेटकॉफ अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। चार्ल्स मेटकॉफ वॉज इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव कौन है बताओ देखिए? चार्ल्स मेटकॉफ। तो कुल मिला के कि कलकत्ता से गवर्नर जनरल ने एक बंदा भेजा, चार्ल्स मेटकॉफ, वो जोधपुर के राजा के पास आया, साइन करवा लिए, जयपुर के राजा के पास गया, साइन करवा ली। साउथ वाली 3 रियासतें, अपने राजस्थान का साउथ देख लो, तो साउथ में कौन कौन सी आएगी? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये पड़ता है ना अपना साउथ में। यहां 3 में ये नहीं गया था, यहाँ का यार दूसरा आदमी भेज दो, नीचे की तरफ में नहीं जा रहा। तो यहाँ एक नया आदमी भेजा गया, उसका नाम था जॉन मेलकम। क्या नाम था? पूछा हुआ सवाल तो नहीं है, हमेशा मेटकॉफ का ही पूछा हुआ है, पर क्या पता कभी कोई मेटकॉफ से तंग आगे पूछ ले कि मेटकॉफ ने संधियां नहीं की थी, तब उनकी जगह पे कौन गया था? तो कौन गया था? जॉन मेलकम। कौन सी रियासतों के साथ? साउथ, दक्षिण राजस्थान की रियासतों के साथ संधियां किसने की थी? दक्षिण राजस्थान में कौन कौन सी रियासत है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रताप। याद रहेगी बात? देखो, दक्षिण रियासतों के साथ संधियों के दौरान, ड्यूरिंग ट्रीटीज विद सदर्न स्टेट्स, दक्षिण रियासतों के साथ संधियों के दौरान, दक्षिण रियासत कोष्टक में लिख लो, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ड्यूरिंग ट्रीटीज विद सदर्न स्टेट्स, दक्षिण रियासतों के साथ संधियों के दौरान, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ड्यूरिंग ट्रीटीज विद सदर्न स्टेट्स, जॉन मेलकम अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। जॉन मेलकम वॉज इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव। जॉन मेलकम अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। जॉन मेलकम वॉज इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव। जॉन मेलकम अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। जॉन मेलकम वॉज इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, संधि का मतलब तो क्या हुआ? संधि का मतलब यह है कि आप और मैं दोनों आपस में क्या बन गए? दोस्त। इसका मतलब है कि आपको जरूरत पड़ेगी मैं काम आऊंगा, मेरे जरूरत पड़ेगी तब आप काम आओ। सिंपल सा इतना ही तो मतलब है। इसका मतलब है कि करौली के राजा का दोस्त बन गया अंग्रेजों का गवर्नर जनरल। यही हुआ। गवर्नर जनरल कहां बैठा है?
कलकत्ता। करौली का राजा कहाँ रहता है? करौली। अब मान लो करौली के राजा को जरूरत पड़ जाए तो वो कलकत्ता मैसेज कैसे भेजे? क्या साधन है? मैं किसको कहूं कि मुझे जरूरत है? मैं आऊं तेरे पास, कलकत्ता चल के आऊं तेरे पास? अंग्रेजों ने कहा नहीं नहीं, इतनी इसलिए आवश्यकता आपको, आप तो वहीं रहो राजा जी। तो हमारा एक आदमी हमेशा आपके पास रहेगा, हमेशा आपके पास में बैठा रहेगा, और उसको आप तो बात बता देना जो भी बतानी हो। जैसे क्या बात बता दूं? सारी बात बतानी पड़ेगी? नहीं नहीं नहीं, घर की बातें तो आप घर में ही करना, बाहर की बातें उसको बता देना। बाहर की जैसे कि कहां जरूरत पड़ेगी आपको? मान लो बूंदी का राजा है, तो बूंदी के राजा को क्या जरूरत पड़ सकती है? कि कोटा पे हमला करना है और जोधपुर से संधि करनी है। यही होते हैं बाहर के मामले, विदेशी मामले, रक्षा के मामले। कि कोटा से लड़ाई करनी हो, आप तो बंदे को कहना कि कोटा से लड़ाई करनी है, बंदा जाने, बंदे काम जाने, फुल सपोर्ट है। आप तो कहना जोधपुर वालों से दोस्ती करनी है, हमारा बंदा जाएगा जोधपुर से आपकी दोस्ती करवा देगा, क्यों चिंता करते हो आप? ये कहा जयपुर के राजा को उन्होंने कहा कि जयपुर के राजा को उदयपुर वालों से लड़ाई करनी है, हमारे बंदे को सेना लेके आ जाएगा, लड़ाई करेगा। जयपुर को बीकानेर से संधि करनी है, हमारे बंदे को। कुल मिला के मतलब यह था कि घर के मामले राजा के, बाहर के मामले अंग्रेजों के। घर के मामले राजा के और बाहर के मामले किसके? वो जो एक बंदा रहेगा वो बाहर के मामले देखेगा। ये जो बाहर के मामले, युद्ध के मामले, संधि के मामले, वॉर के, ट्रीटी के, ये जो मामले होते हैं, ये सोशल है या पॉलिटिकल है? पॉलिटिकल मामले है ना, राजनीतिक मामले हैं। कोई भी युद्ध की बात होती है अपने कहते हैं राजनीति हो रही है भाई साहब वहां पे। कोई संधि होती है तो अपने कहते हैं भारत के अमेरिका के साथ में राजनीतिक संबंध मजबूत हो गए, यही है ना। इसका मतलब वो जो एक बंदा रहेगा वो राजनीतिक बात करेगा। कैसी बात करेगा? किस किस के बीच में वो बात करेगा? ये बात तो राजा की बात तो किसके पास पहुंचाएगा? गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल की बात किस तक पहुंचाएगा? कौन सी? सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक? दो बंदों के बीच का कोई बंदा होता था, अपने कहते हैं ना एजेंट है। क्या बोलते हैं? राजनीति की बात करता है इसलिए बोलते पॉलिटिकल एजेंट। क्या बोलते? तो वो जो एक बंदा हमेशा राजा के पास रहता है उसको क्या बोला करते थे? भाई मैं आप में से कोई बंदा हो और आप में से कोई बंदा और मैं पूछूं उससे 3 दिन बाद में पूछूंगी अरे तुम अब्सेंट थे, दिखे नहीं मुझे, कहां रह गए? वो बोले उससे पहले उसका पड़ोसी कहे सर इसके थोड़ी बुखार थी। मगर तू एजेंट है क्या इसका? चुप रहे। यही है ना, मतलब वो मेरे और उसके बीच में बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, उसी को एजेंट बोलते। अपने को रूम चाहिए तो अपने किसी एजेंट को पकड़ देगा, रूम दिला। अपने को प्लॉट चाहिए तो अपने किसी एजेंट को पकड़ते हैं, तो वो क्या करेगा? जो बेचने वाला है उससे बात करेगा, आप खरीदने वाले आपसे बात करवाएगा। इसी को कहते हैं एजेंट। अच्छा, ये जो एजेंट है ये रहता कहां पे? राजा के पास। कहां पे रहता है? इसका मतलब राजा के पास उसका रेजिडेंस है, इसलिए इसको बोलते हैं रेजिडेंट। क्या बोला करते हैं इसको? क्या कहते थे? तो इस बंदे के दो नाम है। इस बंदे का एक नाम क्या है? एक बंदे का नाम क्या है? पॉलिटिकल एजेंट। नाम क्यों है? राजा और गवर्नर जनरल के बीच में राजनीति की बातों का एजेंट है, इसलिए क्या है? राजा के पास ही रहता है, वहीं उसका रेजिडेंस है, इसलिए नाम क्या है? देखो, प्रत्येक रियासत में, इन एवरी स्टेट, प्रत्येक रियासत में, इन एवरी स्टेट, एक अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किया जाता था। एन इंग्लिश ऑफिसर वॉज अपॉइंटेड। एक अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किया जाता था। एन इंग्लिश ऑफिसर वॉज अपॉइंटेड। प्रत्येक रियासत में, इन एवरी स्टेट, एक अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किया जाता था। एन इंग्लिश ऑफिसर वॉज अपॉइंटेड। एक अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किया जाता था। एन इंग्लिश ऑफिसर वॉज अपॉइंटेड। जिसे पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट कहते थे, जिसे पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट कहते थे। हु वॉज कॉल्ड एज पॉलिटिकल एजेंट और रेजिडेंट? जिसे पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट कहते थे। हु वॉज कॉल्ड एज पॉलिटिकल एजेंट और रेजिडेंट? जिसे पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट कहते थे। हु वॉज कॉल्ड एज पॉलिटिकल एजेंट और रेजिडेंट? क्या बोलते हैं उसको? या तो पॉलिटिकल एजेंट कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? बाकी कल पढ़ेंगे, ये सारी बातें याद करके आना।